यार ये दोबारा कहानी अजीब सी है थोड़ी सी, बट आइडिया समझना कि क्या है। हम यार एक दो पेन दे दो मुझे, बस क्विकली समझाना चाहिए। तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, तो हमने ये बात करी कि यार दो वेक्टर में एक ऐसा ऑपरेशन लगाना था हमको। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? पीछे आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ गड़बड़? तू आगे बैठेगी कहीं पे? ऐसा सुनाई क्यों नहीं दे रहा है तेरे को? आ रहा है ना? ओके हाँ, वहाँ पर अगर फैन चल रहा है उसको धीमा कर दिया तो ओके ठीक है। तो अच्छा, हमने डॉट प्रोडक्ट में बात करी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स में हम एक ऐसा ऑपरेशन लगाना चाह रहे थे, द क्वांटिटी विच वी वुड गेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वाली बात करी हमने डॉट प्रोडक्ट में। वो ऑपरेशन क्या था, उसका हमने नाम दिया डॉट बिकॉज ऑफ द सिंबल, और वो जो प्रोडक्ट था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर था। ये हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में, इसीलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला था। यहाँ तक कहानी सही थी? ठीक है। अब एक और नया ऑपरेशन जहाँ पर हम दो वेक्टर क्वांटिटी में हम एक ऐसा ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं जो कि हमें क्वांटिटी जो मिले वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको हमने बोला क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद थोड़ा सा मैं जल्दी में समझा रहा हूँ, बट एक बार पूछते जाना, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है, तो तुम लोग नए आए हो तो एक बार पूछ लेना। ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ यू कैन राइट डाउन द हेडिंग एज क्रॉस प्रोडक्ट, या जिन्होंने लिखा हुआ है इट्स फाइन, बट जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार ठीक है समझते जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, या इसको हम, क्योंकि क्वांटिटी जो हमें मिल रही है वो वेक्टर है, इसलिए वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है। नाउ वी हैव टू वेक्टर्स, सम ए एंड बी, उनके बीच में एक ऑपरेशन लग रहा है विच इज कॉल्ड एज क्रॉस, और जो क्वांटिटी मिल रही है वो ये है। हाँ, विच लाइट? ये अच्छा रिफ्लेक्शन यार, ये लाइट बंद कर दे यार। ठीक है। तो C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है। अब इसके पास प्रैक्टिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, एंड क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास एक डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें हम सेपरेटली पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी इसका नोटेशन है द क्वांटिटी आफ्टर डूइंग दैट ऑपरेशन, इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, it is a operation that we are applying on two vectors which is a cross operation, जिसके बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी वेक्टर है। वेक्टर है मतलब उसके पास दोनों चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड भी और एक डायरेक्शन भी है। उसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो निकाला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। जैसे ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा होता है, ऐसे ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा है। ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है मैग्नीट्यूड। इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से समझना है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब समझना, इसको एक बार वापस से प्रॉपर्ली इज्जत से डिस्कस करते हैं। ये हमने बातें करी हुई है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इज नथिंग बट लाइक अ पेन। ठीक है। अगर वो कहीं पर भी रखे, उनको हमने हवा में मूव कराया, जब वो दो जगह पर कैंसिल कर रहे हैं, जब वो एक ऐसी जगह हमने प्लेस कर दिया कि हमारे पास दे आर कैंसलिंग ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो इनके बीच में दो लाइन जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमेशा एक प्लेन कंटेन करेंगी, हमेशा। अगर मेरे पास दो लाइन कहीं हवा में है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, इनको जैसे ही हमने ऐसे प्लेस किया सच दैट दोनों की टेल एंड टेल मैच हो रही है, दे विल ऑलवेज ऑलवेज लाई इन वन सिंगल प्लेन। दोनों लाइन को कंटेन करता हुआ दूसरा प्लेन होगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज बी वन प्लेन। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, जब हमें ए क्रॉस बी करना है तो पहला वेक्टर मेरे लिए ए है, सेकेंड वेक्टर बी है। करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। करना क्या है, हमारे पास जो भी वेक्टर पहला वाला है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो पहला वेक्टर ए है, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो पहला वेक्टर बी है। स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैं अभी ये ये वाले पेन को मैं ए बोल रहा हूँ और इस वाले पेन को बी बोल रहा हूँ। स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एज सिंपल इज दैट। तो पहले वाले वेक्टर में अपनी राइट हैंड थंब रूल इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग, स्ट्रेच योर फिंगर द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो आइडिया क्या है, कई बार फिर से वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास याद क्या रखना है कि हमारे पास ये पता लग गया कि जो ए क्रॉस बी है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए और बी को कंटेन करता हुआ हमेशा एक प्लेन होगा, समझना ध्यान से। ये हमने बनाई दो लाइन है,
बट दे विल ऑलवेज 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 लाई इन वन सिंगल प्लेन। प्लीज हम इसके डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं कि सर ये तो पेन की साइज की बात नहीं कर रहे हैं कि ये मोटा है या पतला है। हम ये दो सिंगल लाइन है, अगर दो सिंगल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पक्का वो एक प्लेन को एक प्लेन में कंटेन कर रही होंगी। तो जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इमेजिन दिस कि ये एक प्लेन है, यहाँ पे इमेजिन अ कॉपी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर मेरा हल्का सा भी इधर कहीं आ रहा है, इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा है, देन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। दिस पेन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। डायरेक्शन विल बी गिवन बाय इसके परपेंडिकुलर। तो हमने ए की तरफ अपनी उंगलियां स्ट्रेच करी, बी की तरफ उंगलियां घुमाई, तो हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है, इट्स ऑलवेज अ राइट हैंड थंब रूल। अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है तो पहले मैं मेरे लिए पहला वेक्टर होगा बी, तो स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ये समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी भी हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए भी हमेशा ए और, अच्छा एक मिनट, पहले ये समझ में आ रहा है ना कि ये दिख रहा है ना बिल्कुल इज्जत से, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आई, तो जो ये वाला पेन है और ये वाला पेन है इनके बीच का एंगल 90 दिख रहा है, ये बी है, ठीक है। बी और ए के बीच का एंगल 90 दिख रहा है ना। या फिर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो भी ये सारे एंगल 90 है, इसका इससे और इसका इससे, वो दोनों एंगल 90 है। तो याद क्या क्या रखना है? अब पहली चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी होता है वो हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होता है, या फिर ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए बोलो, ये दोनों ए और बी दोनों के इंडिपेंडेंटली परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से? श्योर। तो हमने यहाँ पर एक और आइडेंटिटी निकाली। क्या हमने लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट में क्या मैंने बता दिया था कि अगर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये बता दिया था। ओके कूल। तो अगर ए क्रॉस बी हमारे लिए एक होल डिफरेंट न्यू वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी कुछ अलग है और डायरेक्शन तो अलग है ही, मतलब जब मैं ए क्रॉस बी को सी बोल रहा हूँ तो दिस सी वेक्टर इज वेरी मच अलग न्यू वेक्टर देन ए एंड बी। ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, हम ए और बी को यूज करके एक सी वेक्टर बता रहे हैं। कोई भी वेक्टर, हमने ये बातें करी हुई हैं कि अगर एक कोई वेक्टर एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर तुमने उसको हल्का सा उसकी लेंथ बढ़ाई या कम करी या फिर उसको हल्का सा भी घुमा दिया, ये हमारे लिए एक नया वेक्टर है। तो जब हमने ए और बी में एक ऑपरेशन लगाया और जब मुझे ये वेक्टर मिला तो ये वेक्टर इज अ कंप्लीटली न्यू वेक्टर, ठीक है। तो कहना है से अगर ए क्रॉस बी हमारा एक ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा या जो भी हमारी क्लास थी, हमने बोला कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी ये एक नया वेक्टर है, इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ए के साथ, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। एंड वाइस सिमिलरली बी के साथ भी हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का अगर हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो हमेशा 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? या बी क्रॉस ए वाइस वर्सा। यहां तक आने क्लियर? एक और आइडेंटिटी इससे बनती है विच इज कि जब हमने बोला ए और बी, जब हमने ए क्रॉस बी किया या बी क्रॉस ए करा, तो अगर तुम ध्यान से देखो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आ रही है, कहना है से बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा आ रहा है। तो जब हमने बोला था ए डॉट बी कर रहे हैं या बी डॉट ए कर रहे हैं, ये सेम कहानी है, क्योंकि कॉस थीटा हमारा कॉस 360 माइनस थीटा के बराबर होता है ना। बट जब हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, ये सब मैं अभी बिल्कुल इज्जत से बताता हूँ कैसे कैसे लिखना है, बट आइडिया समझ लो। ए क्रॉस बी अगर मैं कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली उल्टा होगा बी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है, अगर मैंने ये लिख दिया देन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इसी में मैंने एक माइनस चिपका दिया देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट। सो ए क्रॉस बी विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड सेम है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का, डायरेक्शन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा। यहां तक सारी कहानी समझ में आ रही है? श्योर। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट एक नया एक ऑपरेशन है जिसे हम दो वेक्टर के बीच में लगाते हैं, सच दैट द क्वांटिटी विच वी गेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल विच सेज stretch your finger in the direction of first vector, curl it towards the second vector, हम will give you the direction of a cross b। जैसे मैंने थोड़ी सी कहानियां, there is only one right way of doing a cross b and infinite wrong ways of doing
ए क्रॉस बी। समझना ध्यान से कि कई बार ये मैंने बताया हुआ होगा शायद कि अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में हमेशा डिफाइन होता है ना, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको ए और बी बोल रहा हूँ तो हम ए क्रॉस बी में जब हाथ घुमाएंगे तो छोटे वाले एंगल की तरफ घुमाएंगे, नॉट ये पूरा ऐसा ऐसा नहीं घुमाएंगे, उंगलियों को उल्टा नहीं घुमाएंगे, ठीक है, ये वाला, क्योंकि गलत तरीके बहुत होंगे और वो गलत करने पड़ेंगे। मैं बताऊँ, लास्ट टाइम मैंने जिन लोगों को पढ़ाया बताया होगा, तो प्लीज़ ये इमीडिएटली बहुत बार नेचुरली हाथ घुमाने वाली चीज़ नहीं आती है, वो भी धीरे धीरे आएगी। बट पॉइंट इज कि करना जब है कि अगर मैंने गलत तक की, क्योंकि जब तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो, अगर इसको ए बोला तो ए की डायरेक्शन ये भी है, 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 ये भी है। तो अगर मैं ए रख रहा हूँ ए की तरफ अपनी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट जब मुझे बी की तरफ हाथ घुमाना है, देन नेचुरली उंगलियों घूमने का जो फ्लो है वो एक ही होगा, वो और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ ये गलतियाँ होंगी, बट लेकिन पॉइंट ये है कि ये है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि किस तरफ हाथ घुमाना है, तो मैं डायरेक्टली सही हाथ रख रहा हूँ। मैंने ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ घुमा दिया और तुम्हें बोल दिया ये है। अगर तुमने सपोज पहले थॉट में गलत हाथ रखा है, कि सपोज ऐसे रखा है, अब मेरी उंगलियां, अगर मैंने ये ए की तरफ पॉइंट कर रहा है, आंसर इज यस, बट ये नेचुरली बी की तरफ नहीं घूम रहा है। समझ में आ रहा है? बी की तरफ घुमाने के लिए तुम्हें ये करना पड़ रहा है, विच इज नॉट अ नेचुरल फ्लो। अगर तुमने ऐसे रख दिया, ऐसे नेचुरली घूम रहा है, बट तुम्हें बहुत सारा घुमाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे रखा और तुम बोलो मुझे बी की तरफ जाना है, ये ए है और ये बी है, तो तुम क्या बोलोगे, ये, और फिर ये घुमा के हम ऐसे आ सकते हैं। दिस कुड बी अनदर अनदर अनदर। ठीक है, ये रखा, ये ए की तरफ है, आंसर इज यस। बी की तरफ घुमाना है तो तुम्हें ये करना पड़ रहा है। फिर से कितने सारे इनफाइनाइट गलत तरीके हैं, तुम्हें समझ में आ गया। तो गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज कि तुम ये बस रियलाइज कर लो कि वो नेचुरल फ्लो नहीं है। तो स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स ये। और एक चीज़ और बताई थी कि कई बार ये सीधा नहीं रहता है लोगों का। ठीक है, ए क्रॉस बी किया और वो इधर दिख रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा। तो ये बस याद रख लो कि ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अगर सपोज तुम्हारी अंगूठा इधर पे आ रहा है कहीं, तो तुम ये समझ जाओ कहीं अजीब सी डायरेक्शन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे जो ए क्रॉस बी आ रहा है, अगर सपोज तुम्हारा ऐसा आ गया, तो तुम्हें ये समझना है कि भाई उनका एंगल 90 तो मेंटेन करना ही है। तो तुम्हें ये एंगल कुछ अजीब सा दिखेगा अगर ये वाला, तो समझना इसको 90 बना दो बस। तो ए क्रॉस बी जो भी आएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी perpendicular to the plane containing A and B. When I'm saying plane, plane का मतलब समझ में आ रहा है, ये और ये हैं दो लाइन, बट जैसे ही मैंने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया, they will always lie in one single plane. ये हमारा प्लेन है, बोर्ड इज वन प्लेन, पक्का है ना। और वो हमेशा होगा, तुम कोई भी दो वेक्टर कहीं अजीब से लो, अब ये दोनों सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं दोनों लाइन, बट जब तुमने इनको घुमाया और तुम यहाँ पे लाए, अब जैसे ही तुमने ये करा, देखो ध्यान से, ये प्लेन में लाई कर रहे हैं। पक्का समझ में आ रही सारी कहानी? श्योर। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लिखो। उसके बाद मैं कुछ की पॉइंट डायरेक्शन के बारे में, ये प्लेन कंटेनिंग परपेंडिकुलर के बारे में, ये सब लिखा देता हूँ। सही है? पक्का राइट डाउन क्विकली, इसके बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं एक बार फट से। अब तक तुम लोग क्या करोगे बताओ, जीवन में क्या चल रहा है फिर? पता नहीं, किसी का तो कुछ अच्छा छुट्टियां रहा होगा यार, कोई तो गया होगा ऐसे बाली वाली टाइप का जगह। क्या तू सच में? तो कॉफी लाई हमारे लिए यार, बहुत जल्दी जल्दी लिखना है। इसके बाद डायरेक्शन में एक ये जो लाइन इतनी देर से बता रहा हूँ, ये लाइन लिख लो क्विकली। सो राइट डाउन डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या लिखा है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, स्ट्रेच योर फिंगर, ऑब्वियसली योर फिंगर नॉट माइन, यही लिखा है ना? नहीं सॉरी, जो लिखा है वही लिखवा देता हूँ यार। अच्छा ओके, राइट हैंड थंब रूल में एक स्टेटमेंट लिखो, इफ वी कर्ल आवर फिंगर, इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स, ब्रैकेट में लिखो राइट हैंड, सेम चिपकवा दूँ ना, इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स, ब्रैकेट में लिखो राइट हैंड, फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, from the first vector towards the second vector, then direction of thumb will give us, then direction of thumb will give us the cross product direction of two vector, then direction of thumb will provide us the cross product direction of two vectors.
ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये लिखी है ना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये दोनों ये तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये सब लोग लिख लो वहीं पे अगर तुम्हारे पास जगह हो। मतलब वो यही है, इसको बस वर्ड फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यार देखो समझ में आ गया, हम ये दोबारा कॉपी ऑपी पढ़ेंगे नहीं, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि वो हम कहीं अजीब से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो ऐसा लगेगा अच्छा ये तो इधर कर रहा है, इसलिए बस लिखा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी will always be perpendicular to the plane containing A and B. Direction of A cross B will always be perpendicular to plane containing A and B. प्लीज यार सबको 1D 2D 3D समझ में आ चुका है ना कि क्या होता है। 1D हम एक लाइन के लिए बात करते हैं, 2D एक प्लेन के लिए बात करते हैं, और 3D जब हम इसके बाहर भी आ रहे हैं और हम कुछ रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो प्लेन इज अ 2D फिगर, है ना। दिस कॉपी इज अ प्लेन, या ग्राउंड इज अ प्लेन, है ना। दिस वॉल, वन ऑफ द वॉल इज अ प्लेन, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। आई होप, प्लीज यार जो पहली बार सुन रहे हैं प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बिकॉज आई नो बहुत बार ऐसा होता है यार, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है। वन इज रोटेशन, वन इज मैग्नेटिज्म। इनमें अगर और व्हाट आई हैड सीन इज 12th में आते आते भी ना लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं समझ में, या हाथ ही नहीं घूम रहे होते हैं लोगों के सही तरीके से। पूरा चैप्टर इज जेन्युइनली बेस्ड ऑन दिस कहानी, है ना। तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर ज़रा सा भी डाउट लग रहा है कि हाउ यू आर रोटेटिंग योर फिंगर इन दिस थिंग, प्लीज़ पूछ लेना, है ना। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि वो डायरेक्शन है नहीं तो दिक्कत ही नहीं होती, सीधे ए बी कॉस थीटा बन जाता है वो, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड हम अलग निकाल रहे होते हैं, विच इज़ आसान। डायरेक्शन की जब बात आती है तब थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, या जो अभी हम ऑपरेशन करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो ज़रा सा भी डाउट हो ना, डोंट वेट कि यार हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सो एनी फैन ऑफ वेबर? ओके सुनो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गई कहानी, डायरेक्शन वाली कहानी समझ में आ गई। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखे हैं एंड ये क्या लिखा है, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं पक्का। अब पहले आ रहे हैं हम थोड़ा सा, फिर क्या हमने यूनिट वेक्टर कल बात कर ली थी, क्या कर ली थी, यूनिट वेक्टर हो गया, चलो कूल। ओके तो अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने जैसे यूनिट वेक्टर में हमने बात करी थी डॉट प्रोडक्ट की, तो हमने बोला था आई डॉट आई, हमारे पास वहां पर क्या आया था 1, ठीक है, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 आया था। जब आई डॉट जे करा था तब वहां पर आया था उत्तर 0, क्यों, क्योंकि आई और जे हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम राइट डाउन द हेडिंग एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या बोला यार कि अगर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, तो अगर दो वेक्टर हमारे पास आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है, कहने से उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज ऑफ द साइन 0 या साइन 180 दोनों 0 होता है ना। तो इसीलिए अगर हम किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट करें उसी वेक्टर के साथ, मतलब आई क्रॉस आई करें, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी यही बताया गया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। बट क्योंकि दोनों वेक्टर आई की बात हो रही है, मतलब ये इनडायरेक्टली दो पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है जो कि एक्स डायरेक्शन में है ना, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो कहना है बिकॉज ऑफ साइन 0 यहाँ पे उत्तर 0 आ रहा है, तो मुझे इसके डायरेक्शन की बात करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम अगर कोई नंबर 0 आ गया उसके पास कुछ डायरेक्शन होती भी तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ का मैग्नीट्यूड ही 0 आ चुका है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जो एग्जैक्टली पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई वो नॉर्मल वेक्टर हो, उनका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। तो क्या यही बात हम जे क्रॉस जे के साथ भी कर सकते हैं, और यही बात हम के क्रॉस के साथ भी कर सकते हैं, कहना ऐसे वो हमेशा 0 आएगा। बट जैसे हमने बोला अगर मुझे आई का क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे के साथ, तो हमने बोला 2-3 चीज़ें। पहला, आई क्रॉस जे की जब हम बात करें तो अगर ये आई वेक्टर प्लस एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जे वेक्टर इज प्लस वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो पहले हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो हमने बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ 1, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे का, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इंटू आई एंड जे, कहने से इनके बीच का एंगल होता है 90, तो यहाँ पर आया साइन 90,
बट एक तकलीफ क्या यार, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, वो समहाउ आ रहा है 1 के बराबर, बट मुझे इसमें डायरेक्शन भी चिपकानी पड़ेगी क्योंकि ये क्वांटिटी अपने आप में वेक्टर है मतलब हमें उसको डायरेक्शन देनी है। तो आई क्रॉस जे हमने जब किया, अच्छा आई होप सबको ये भी क्लियर होगा या याद होगा, इसको हम जब कॉपी में बनाते हैं तो आई और एक्स और वाई बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती, इसको हम प्लस एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको हम प्लस वाई एक्सिस बोल देते हैं, तो कॉपी पे ये तो आराम से बन रहा है ना। तकलीफ है हमारे पास जेड डायरेक्शन बनाने की, तो हम उसको दो तरीके से नोटेशन होता है, जब हमने इसको एक्स बनाया इसको वाई बनाया, एक नोटेशन होता है डॉट एंड क्रॉस वाला और दूसरा होता है कॉपी वाला। कॉपी में बनाया जाता है ऐसे जेड, बट प्रॉब्लम ये है ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं, जब हम ऐसे बना रहे हैं तो ये एंगल हमें 90 नहीं दिख रहा है, रियलिटी में दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये समझ में आ रहा है, तो ये एंगल 90 है एंड सिमिलरली ये एंगल भी 90 है। तो एक तरीका बनाने के लिए हम बनाते हैं ऐसे, बट ये थोड़ा सा अजीब सा है बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये एंगल 120 डिग्री है। तो इसका एक बेटर नोटेशन क्या होता है, हम इसको x बनाते हैं इसको y बनाते हैं, तो z का एक बेटर नोटेशन है कि यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे डॉट बना देते हैं और हम लिखते हैं z, क्योंकि रियलिटी में x y z है क्या डायरेक्शन, दिस इज x दिस इज y, ये हमारे पास z है, क्योंकि x y z तीनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। x और y के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, ये हमारा y है और ये z है, ठीक है। y और z के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, x और z के बीच का एंगल 90 दिख रहा है। तो अब एक सवाल ये, अच्छा क्या मैंने इसके बारे में बात करी है या तुम बता सकते हो क्या खुद दिमाग लगा के, अगर मैंने इसको x और y बोला, तुमने यही तो बोला कि z दोनों से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैं z को ऐसे बना दूं, क्या तकलीफ है इसमें? नहीं नहीं माइनस z तो है, बट मैं इसको बोल देता ऐसे प्लस z, बोल सकता हूँ क्या? देखो बोलने को बोल सकते हैं, ये वही वाला लॉजिक है, हमने a क्रॉस b को जब हमने c बोला, मतलब जब मैं i क्रॉस j कर रहा हूं तो i डायरेक्शन ये है, i क्रॉस j वो इधर पॉइंट कर रहा है, समझना ध्यान से। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करी, क्योंकि मैं इवेंचुअली यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, स्ट्रेच योर फिंगर, अगर मैं इसको प्लस एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, इसको प्लस वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, तो हमने अभी अभी क्या बोला, स्ट्रेच, अगर मैं आई क्रॉस जे करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, तो हम मेरे को क्या दे रहा है, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन है ना, जिसको हम के बोल रहे हैं, तो इसलिए हमारा जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस ये है ना। जब हम z क्रॉस आई सॉरी j क्रॉस आई करेंगे तो हमारा पहला वेक्टर है j, दूसरा वेक्टर है i, तो जब हम j क्रॉस आई कर रहे हैं तो हमारे पास इधर आ रहा है, जब हम i क्रॉस j कर रहे हैं तो वो इधर आ रहा है, तो इसीलिए वो थोड़े से स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो जब हमें अच्छा, तो ये भी स्टैंडर्ड सा नोटेशन है, जब एक सर्कल में डॉट बनाया जाता है तो इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब x और y को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है उससे बाहर आता हुआ हम बनाते हैं आउट ऑफ द प्लेन। और जब एक सर्कल में अंदर एक ऐसा छोटू क्रॉस बनाया जाता है, प्लीज इसका उस क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग एक नोटेशन है, सर्कल के अंदर क्रॉस इज अ डिफरेंट नोटेशन। ये हमें बस ये बताता है कि ये क्रॉस एक डायरेक्शन बता रहा है जो कि इनटू द प्लेन है, समझना, ये केवल एक नोटेशन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कॉपी पे बन रही है, जेड एक्सिस तुम कॉपी पे नहीं बना पाओगे, या तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर कॉपी पे हमें बनाना है रियलिस्टिकली कि क्या है वो, तो वो डायरेक्शन क्योंकि ये है तो अब ये कॉपी पे तो दिखेगा नहीं, तो ये तुम्हें आता हुआ एक पेन आता हुआ दिख रहा है अपनी तरफ, मतलब एक जो लाइन है वो तुम्हारे मुंह की तरफ आती हुई दिख रही है। तो अब उसको दिखाया कैसे जाए, तो हमें दो चीज़ें दिखानी है, एक ये भी दिखानी थी डायरेक्शन और एक ये भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी दिखानी है। तो कैसे दिखाया जाए, उसके लिए एक नोटेशन बनाया गया, सर्कल में एक छोटू डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट वाले डॉट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, सर्कल में डॉट बस मुझे बता रहा है कि ये कोई डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि प्लेन, जो तुमने प्लेन बनाया है उससे बाहर आता हुआ डायरेक्शन है। पक्का? सर्कल के अंदर हमने जब क्रॉस बनाया है तो जो भी प्लेन की हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे अंदर जाता हुआ है डायरेक्शन। यहां तक कहानी सही? पक्का? यहां तक क्लियर है? ओके, अब आते हैं आई क्रॉस जे पे एक बार वापस। सो आई वेक्टर ये, जे वेक्टर ये, आई क्रॉस जे, कहना से ये वेक्टर है जो कि बाहर आ रहा है,
बाहर आ रहा है मतलब वो हमारे मुंह की तरफ आ रहा है, मतलब वो डॉट है, और उसको हमने कैसे डिनोट करा है, के कैप से। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आई क्रॉस जे, बट डायरेक्शन हुई के। अच्छा, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, क्योंकि हमने क्या बात करी है, ये जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो ये हमारा केवल एक डायरेक्शन दे रहा है, तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है, आई क्रॉस जे हमारा होता है के कैप के बराबर। यहाँ तक आने क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? ऑल गुड। तो आई क्रॉस जे अगर हमारा के बराबर है, तो इसी तरीके से अगर मैं तुमसे एक दूसरा स्टेटमेंट पूछूं, जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के, तो मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे विच इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के विच इज अगेन 1, मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन जे एंड के, कहना इसे वापस से 90 डिग्री, ये आई था, ये वाला जे था, और ये वाला के था। मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, बिकॉज 1 इंटू साइन 90। अब हमारे पास आई डायरेक्शन की बात, तो हमने क्या बोला, मेरे लिए फर्स्ट वेक्टर क्या है, जे, सेकंड वेक्टर क्या है, के। सो फर्स्ट वेक्टर इज दिस, सेकंड वेक्टर इज दिस, जे क्रॉस के। स्ट्रेच योर फिंगर में डायरेक्टली, यार सही वाला बता रहा हूँ, गलत तुम खुद खेलते रहना। स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विच इज जे, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दिस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुमने जे क्रॉस किया, के किया, और तुम्हारी उंगली यहाँ है, ये तो हमें पक्का याद हो गया, जे और के को कंटेन करता हुआ इज्जत से केवल इकलौता प्लेन होगा, और जो हमारा वेक्टर होगा वो इस प्लेन के पक्का परपेंडिकुलर होगा। देख, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही वेक्टर हो सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इमेजिन यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर है, कॉपी है, ये एक प्लेन फिक्स हो गया। अभी हमें जो अगला वेक्टर है वो यहीं से स्टार्ट करना है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर करना है। तो या तो उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर तुम्हारा हल्का सा भी हाथ, डायरेक्शन समझ में आ गई, जे क्रॉस के किया और उंगली यहाँ कहीं पॉइंट कर रही है, तो तुम्हें समझ में आ गया ना, इस तरफ है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कहने से वो आई आ रहा है। तो जे क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है आई के बराबर। वन लास्ट एक और देख लो, के क्रॉस, क्या करना है अगला, आई, के क्रॉस आई। यार अच्छा, जिन लोगों का हो गया वो, हाँ बता जे, समझ में आ रहा है, के क्रॉस आई वुड बी जे, सही है ना, पक्का। या जिनका गायब हुआ है उनसे पूछ ले रहा हूँ, बाकी लोगों का तो रिवीजन ही चल रहा है, बट है ना, ये आएगा ये। एक और मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को उल्टा कर दूं, सपोज मैं बोलूं जे क्रॉस आई क्या होगा, ये तो हमने वैसे ही देख लिया यार, ए क्रॉस बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, वहां से चिपका दो, या एक बार अगर तुम्हें फिर से उंगलियां घुमानी तुम घुमा सकते हो। जे क्रॉस आई बोल रहा हूं तो जे इधर है, आई इधर, जे इधर है, आई इधर है, कहने से अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर हमने क्या रिप्रेजेंट करा, इंटू, अच्छा इंटू द प्लेन, ये हमने प्लस के बोला है, इंटू द प्लेन को माइनस के बोलते हैं। तो जे क्रॉस आई है माइनस के, यहाँ तक सही, पक्का। तो इसको एक छोटा सा गरीब सा तरीका है याद रखने का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला, कि आई लिखा, यहाँ जे लिखा, यहाँ के लिखा। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, आई से जे से के से आई, देन सारी चीजें होती है पॉजिटिव, कुछ है नहीं, जस्ट अब बेकार सा तरीका ऑफ याद रखना, बट इससे याद हो जाता है। आई और जे का करेंगे तो प्लस के आएगा, जे और के का करेंगे तो प्लस आई आएगा, के और आई का करेंगे तो प्लस जे आएगा, ठीक है। तो अगर हम आई जे के लिखे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, देन इट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम उल्टा घूमते हैं, आई क्रॉस के उल्टा, तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई माइनस के आएगा। जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है कि अगर तुमने आई जे के ऐसे लिखा और तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो पॉजिटिव टाइप से घूम जाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो फिर वो माइनस कर दो, बट वो व्हेन एवर इन डाउट ए क्रॉस बी करो, आराम से आ जाएगी। यहाँ तक कहानियाँ समझ में आ रही है, पक्का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है, श्योर, पक्का। छापो जल्दी से सब कुछ। कोई नहीं यार, सही हो जाएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। क्यों माथा पकड़ लिया भाई तूने, ऐसे कैसे, मतलब जो तुम्हारा विग है कहीं बाहर आ गया अगर, हाँ बड़े आगे, ओ सॉरी, लिख लिया, क्या कराया फिर अगला, उसी ऑर्डर में ही करा दूँ। अच्छा, फिर दो वेक्टर दिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया है,
पहले डिटर्मिनेंट मेथड बताया होगा, नहीं अच्छा पहले नॉर्मल बताया होगा, ओके। बड़े तू बता, तेरा माँ के साथ रिश्ता सही हो गया? ऐसी चीज़ें क्यों बता देते हो मेरे को यार? वैसे सही। वेयर डिड यू गो? नहीं, कहीं नहीं। तेरी हालत भी मेरे जैसी है, कहीं नहीं जाने को मिल रहा है। ओहो, बड़े आगे यार। तो अगला, जैसे हमने इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल लिया, जो कब क्लास थी, कल थी परसों थी, तो यार हमने डॉट प्रोडक्ट जब करा तो हमने दो वेक्टर लिए, उनका डॉट प्रोडक्ट करा, तो हमने क्या बोला, अगर दो वेक्टर्स हैं सबका सबके साथ करना है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करते हैं एक बार, कि हम कोई दो वेक्टर ले रहे हैं। सॉरी लिख, भाई साहब लिख लिया है क्या? हो गया ना, ओके। ए वेक्टर है सपोज 2i कैप माइनस 3j कैप वट प्लस के कैप, ठीक है। एक और वेक्टर है वट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब एक चीज़ तो क्या है कि यार जब हमने बोला a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा, तो ये एक दूसरा तरीका था कि जब मुझे एक वेक्टर की लेंथ दी है, दूसरे वेक्टर की लेंथ दी है, मैग्नीट्यूड दिया है और उनके बीच का एंगल दिया है। अगर मुझे दो वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिए गए हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी यही चीज़ करी कि अगर दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करना था, तो जिस वेक्टर पहले वाला डॉट दूसरा वाला लिखा, तो सिमिलरली ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, उसके बीच में एक नया ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि वो क्रॉस है। तो हमने यहाँ पे बोला 2i माइनस 3j प्लस के, यहाँ पे अच्छा a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे a क्रॉस b करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम पहला वेक्टर हमेशा वही लिखेंगे जो यहाँ पर सिंबल है, बीच में कौन सा साइन है, क्रॉस, ठीक है। दूसरा वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3k। जो कार्यक्रम हमने वहाँ पर करा था वो सेम कार्यक्रम यहाँ पर रिपीट करेंगे। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ कि आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस, है ना। वो स्टेप क्या था, हमने क्या बोला, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ करो, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ करो। एक स्टेप क्या खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जब किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब आई क्रॉस आई होता है, तो उत्तर हमेशा जीरो आता है, या जे क्रॉस जे होता है तो जीरो आता है। आइडियली यहाँ पे 9 टर्म आने चाहिए। क्यों? इसका इन तीनों के साथ करेंगे तो 3 टर्म वो आएंगे, फिर इसका इन तीनों के साथ करेंगे तो 3 और 6, इसका इन तीनों के साथ करेंगे तो 3 और टर्म आएंगे, तो टोटल 9 आने चाहिए। बट आउट ऑफ दोज 9 3 टर्म जीरो होंगे, क्योंकि जब आई का आई के साथ करेंगे तो जीरो में निकलेगा, जब हम एक टर्म आएगा जब हम जे का जे के साथ कर रहे होंगे तो वो जीरो में निकलेगा, जब हम के का के साथ कर रहे होंगे तो वो जीरो में निकलेगा। तो उन 3 टर्म को मैं पहले ही खा रहा हूँ, मतलब लिखूंगा आई क्रॉस आई फिर अगले स्टेप में, तो वो जस्ट वो खा रहा हूँ। तो पहला टर्म क्या है, जब मैं इसका इसके साथ कर रहा हूँ तो उसमें 2 आएगा और आई क्रॉस आई आएगा, कहने से वो जीरो में निकल लिया। सेकेंड टर्म से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका इसके साथ कर रहा हूँ, तो 2 और 2 मिलाकर हुआ 4। अच्छा पहली बार में ना मैं थोड़ा सा क्रॉस लिखता जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप आई का इसके साथ करूंगा जे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई क्रॉस जे, 2 और 2 का 4 हुआ है, आई क्रॉस जे बाद में रिप्लेस करेंगे कि क्या होता है। फिर इसका इसके साथ करूँ तो 2 और -3 मिलाकर हुआ -6, और यहाँ पर है आई क्रॉस के, ये सही। जब हम जे पर आए, जे पर इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे -3 है और यहाँ +1 है, तो वहाँ पर आया -3, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर, -3 आया, सॉरी कहाँ पे पहुँचे, हाँ ये इसका इसके साथ कर रहे थे, नहीं हाँ इसका इसके साथ कर रहे थे ना, तो इस -3 और ये 1 मिलाकर -3 हुआ, और यहाँ आया जे क्रॉस आई, तो यहाँ आया जे क्रॉस आई। फिर इसका जब इसके साथ करेंगे वो जीरो में निकल लिया, इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये -3 और -3 मिलाकर हुआ +9, और वहाँ पे आया क्या, जे क्रॉस के, ये वाला निपट गया। लास्ट बचा है के वाला, के का इसके साथ करेंगे तो 1 × 1 का +1 हुआ और आया जे क्रॉस आई, तो 1 × के क्रॉस आई। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 1 × 2, तो वहां पर आया +2 और यहां पर आया के क्रॉस जे। सही है कहानी, पक्का? आई लिखा था, वहां जे लिखा था, यहां के लिखा था।
अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो प्लस लिखते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो माइनस लिखते जाएंगे। 4 आई क्रॉस जे, कहने से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो इवेंचुअली याद हो जाएगा, एक चैप्टर जैसे खत्म हो गया सब याद हो जाएगा, बट अभी के लिए वी कैन डू दिस टाइम पास। आई क्रॉस जे करेंगे तो कहने से प्लस के आ रहा है, यहाँ माइनस है ही, आई क्रॉस के, आई से के की तरफ जाना है तो कहने से उल्टा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस कार्यक्रम चालू हो जाएगा, प्लस अच्छा माइनस जे, सही है। अगला -3, ये वाला जे क्रॉस आई, फिर से उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस के, प्लस 9 जे क्रॉस के, सीधा चल रहे हैं तो प्लस आई, प्लस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस जे, प्लस 2 के क्रॉस जे, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस आई, सही। तो नॉर्मली आई पहले लिखा जाता है, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है। तो सबसे पहले आई वाले टर्म देख लो, यहाँ 9 है, वहाँ पे -2 है तो +7 बचा, राइट। तो 7 आई, जे में क्या बचा, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया तो +6 और एक 1, 7 जे, के में क्या बचा, ये 4 और ये 7। ओ भाई साहब, यार मैंने तो रैंडम लिया था यार, ये मेरी गलती नहीं है यार, ये ऐसा कैसे आ गया यार, आ गया, अब क्या करें, आई एम सो गुड विद नंबर्स। ओके कोई नहीं, आ गया यार, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मसला लेना कि ये सिमिलर टाइप की चीज़ें आती हैं। सही किया है क्या, शायद वो 2 3 1 लिया है, 1 2 -3 लिया है, शायद इसलिए आ गया क्या, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और 2 जो प्लस है, पता नहीं यार, रैंडम है। समझ में आ रही कहानी क्या है पक्का। अब इसमें 2-3 क्रॉस वेरिफिकेशन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, एक क्रॉस वेरिफिकेशन बस करवाना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या बोला, जो ए क्रॉस बी है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो मतलब ए क्रॉस बी को भी मैं 1 मिनट समझाने के लिए सी बोल रहा हूँ। तो जो हमारे पास नया वेक्टर आया है, तो ये जो नया वेक्टर है सी वेक्टर, कहना से हमने बोला कि ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं ए का डॉट प्रोडक्ट करूँ सी के साथ तो ये उत्तर 0 आना चाहिए। तो अब एक बार देखते हैं, तो ए है हमारे पास 2i -3j + k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को सी के साथ, 7i 7j 7k, देखते हैं क्या आ रहा है दिस। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला था, जब हम i को i के साथ कर दो, j के साथ कर दो, k को k के साथ कर दो। तो i को i के साथ करेंगे तो ये आएगा 14 -3 और प्लस -21 1 and 7। इट जस्ट अ क्रॉस वेरिफिकेशन, और क्योंकि ये जल्दी होता है, इट्स अ इनिशियली 2 5 10 प्रॉब्लम के लिए इट्स अ गुड हैबिट टू डू दिस। क्योंकि अगर तुमने गलती कर दी होती यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज वेरी आसान, सीधे को आई के जे के, तो इतनी जल्दी ये होता है, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन में कम से कम एक क्लियर हो जाता है। पॉसिबिलिटी अगर गलती होगी, ये 0 नहीं आएगा तो पता लग जाएगा गलत है। एंड इवन यू कैन चेक विद बी को सी के साथ कर सकते हो, क्योंकि बी भी हमारा परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के, तो बी को करोगे तो आई लिखा, ये तो यार नंबर ही वही है यार, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। इसका डॉट कर रहे हैं 7i 7j एंड 7k के साथ। i और ये 7 आया, 2 और ये 14 आया, -3 से, तो वो आएगा ही आएगा पक्का। आ रही सारी कहानी समझ में, श्योर, राइट इट डाउन जल्दी से। ओके डन। ओके तो यार एक तरीका क्या होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का करा, हमने पहले बोला कि पूरा कहानियां कर लो सारी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला यार डॉट प्रोडक्ट इज कि यार सीधे सीधे हमने पहले पूरा किया, फिर देखा कि यार इट इज एग्जैक्टली बिहेविंग इन अ वे कि यार आई को आई के साथ कर दो, जे को जे के साथ कर दो, के को के साथ कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी मेहनत तो है ना, बट समटाइम्स दिस मेहनत इज ओके। बट कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यार ये इसको पूरा ये लिखना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक तरीका होता है विच इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट वर्ड सुना है क्या थोड़ा बहुत, नहीं, अच्छा सुना है, क्वाड्रेटिक में नहीं, डिटर्मिनेंट एक बस एक तरीका होता है, एक टाइप ऑफ चीज को सॉल्व करने का। सो डिटर्मिनेंट इज
क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका है विच इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट मेथड। मैथ्स में तुम कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ोगे, बट फिजिक्स में जो हमें ज़रूरत है, और वो कहीं और पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं आता है, बस यहीं पर ही बस एक छोटा सा एक तरीका है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो 2/2 का भी होता है और 3/3 का भी होता है। तो जैसे लॉजिक क्या होता है डिटर्मिनेंट का, कि अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 2, -1 एंड 3, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट मेथड से, कि अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो इन दोनों से। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 3 आएगा 15, माइनस साइन लगाऊंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे नंबर -1 है और ये 2 है, तो ये मिलाकर -2 हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं 70। जब हमारा, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। हमें जब A क्रॉस B करना है, तो A क्रॉस B करने का तरीका क्या होता है वो एक बार देख लो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है A, यार मैं कुछ और वेक्टर ले रहा हूँ, नहीं तो सेम वेक्टर लेके चेक कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी कि सही बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा वो 777 फिर आ जाए। तो मैं 2 नए नंबर ले रहा हूँ। तुम ही बोल दो यार, कोई नंबर नहीं पता चला मैंने फिर से लिया, सेम आ जाएगा। बोलो कोई एक वेक्टर बोल दो जल्दी से, कोई भी जो तुम्हारा मन आ रहा हो, बोलो कोई भी नंबर बोल दो, कोई एक वेक्टर बोल दो जल्दी से। अब बहुत बड़े नंबर मत बोलना कि मैथ्स में ही टाइम लग जाए, छोटू नंबर, मतलब 0 से 5, मतलब 1 से 5 के बीच में टाइप बोलो, बोल देना कोई भी यार। बोला यस, 5 के ऊपर का मुझे टेबल आता नहीं है। ओके 6 i कैप, फिर प्लस और माइनस, +2j कैप, ओके कूल। एक कोई और बोलना चाहेगा बी वेक्टर, एक और कोई बोल दो यार। अरे बोल देना कोई भी यार, कोई फालतू टाइम पास। 3i कैप, +4k कैप, ठीक है। तो यार डिटर्मिनेंट मेथड से कि यार अगर हमारे पास 2 वेक्टर लिखे हैं और मुझे इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करना है, 2 लाइन बनाओ। जो वेक्टर पहला वाला है, फर्स्ट वाला, अगर मैं A क्रॉस B निकालना चाह रहा हूं, तो जो A वेक्टर है वो मेरा पहला वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट बना रहे हैं हम 3 क्रॉस 3 का। इसमें पहले एक लाइन लिख दो I, J एंड K कैप। जो पहला वाला वेक्टर है उसके जो नंबर्स हैं वो उसके नीचे एज इट इज रिपीट कर दो। I का नंबर है यहाँ पे 6, J का नंबर है यहाँ पे 2 और K का नंबर है यहाँ पे -1। जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके I, J, K के नंबर्स रिपीट कर दो। पहला वाला 3, दूसरा इज यहाँ पर -1 एंड तीसरा इज +4, ठीक है, ये लिखा। अब हमारे पास इवेंचुअली, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें A क्रॉस B में समथिंग I कैप आएगा, समथिंग J कैप आएगा और समथिंग K कैप आएगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब हमारे पास 3 चीज़ें आने वाली हैं, I के साथ कुछ आएगा, J के साथ कुछ आएगा और K के साथ कुछ आएगा। तो अब यहाँ पर भी वही वाला कार्यक्रम रिपीट करना है। पहला वाला क्या, I के साथ सबसे पहले लिखो I। क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें, जो I वाली रो है उसको इज्जत से छुपा लो। तो जब मैं I लिख रहा हूँ तो मैं किसको हटा रहा हूँ, देखना ध्यान से। जब मैं I लिख रहा हूँ तो I, और ये अभी मैं सब हटा दूंगा, इसको भूल जाओ। जब मैं I की बात कर रहा हूँ, ये गायब करा, कहने से 2/2 जैसा डिटर्मिनेंट बन गया। जब मैं I लिख रहा हूँ तो मैंने ये वाली I के साथ जो रो है वो पूरी हटा दी, इसको और इसको हटाया, कहने से 2/2 जैसा डिटर्मिनेंट दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 4, कहने से आ रहा है 8, माइनस साइन, -1 × -1 मिलाकर +1 हो गया, तो यहाँ पर आ गया, तो I के साथ फैक्टर आ गया। दूसरी चीज़ यार, मुझे ये हटाना पड़ेगा, एक सेकंड, ये समझ में आ रहा है क्या किया, या फिर इमेजिन कर लो। तो जब हम पहला वाला करते हैं वहाँ पे +I होता है, I प्लस माइनस प्लस। जब हम सेकंड करते हैं तो वहाँ पे -J होता है। अगेन ये एक तरीका है करने का। तो जब मैं J के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हटा नहीं रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। J के बारे में बात कर रहा हूँ तो J का ये पूरा नंबर गायब करो, ये पूरे चीज़ गायब करो। तो हमारे पास जो फैक्टर दिख रहा है वो बचा हुआ दिख रहा है यहाँ पे 6 और 3, और यहाँ पे बच रहा है -1 और 4। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, 6 × 4 करेंगे तो वहाँ पर आएगा 24, माइनस साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3, ये आ गया J।
जब हम k के बारे में बात करेंगे तो प्लस के, फिर से याद रखना, ये बस ओनली थिंग इसमें याद रखने का क्या है, प्लस आई माइनस जे एंड प्लस के। सो प्लस माइनस एंड के कहाँ से क्या है, जस्ट अ मेथड, कर हम वही रहे हैं क्योंकि उसका रिजल्ट ऐसे आता है इसलिए हमने उसको इस तरीके से याद किया हुआ है। इसमें कोई ये नहीं कि ये क्यों है, क्यों वाला यहाँ पे सवाल नहीं है, हमने किया वही सब है, जस्ट अ लिटिल बिट बेटर वे। तो जब हम के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरी रो गायब, ये पूरी रो गायब, तो हमारे ये वाले फैक्टर्स बचे। तो 6 ऊपर से नीचे, तो 6 को हम -1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -6, फॉर्मूले का माइनस दिस, तो जब हम इसको कर रहे हैं तो 3 × 2 आ रहा है +6, फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस आया है और वहाँ पर आया है +6। तो हमारा फाइनली उत्तर जो आ रहा है 8 और 1 7 आए, ठीक है, 24 एंड ये दोनों मिलाकर हो गए प्लस -27। ऐसा क्यों लग रहा है, गलत कर दिया क्या कुछ, ये -12 के, बहुत ही गंदा नहीं आ गया, ऐसा क्यों यार। अच्छा, तो वैसे तो ये आ गया, जस्ट एक क्रॉस वेरीफाई मैं करना चाह रहा हूँ अपने दिमाग में कि इसका हम किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। यानी बहुत गंदे में नहीं कर रहा। अच्छा, इसका बी के साथ कर दे रहा हूँ, बी फिर भी ठीक दिख रहा है, नहीं गंदा तो वो भी है। इसका इसके साथ डॉट को प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 7 सही है, कर लिया है, वेरी कूल यार। 21 ये और ये कर रहा हूँ तो +27 और ये कर रहा हूँ तो -48, सही हो रहा है क्या, ओके सही, कूल है ना। समझ रहे हो कि क्या किया, वो क्रॉस प्रोडक्ट से ये जस्ट वेरीफाई हो जाता है कि भाई वो 0 नहीं आता, तो पता लग जाता है यार कुछ अजीब सा है, पक्का। तो डिटर्मिनेंट मेथड जस्ट सेज क्या कि आई जे, तो इसमें देखो थोड़ा सा मतलब शायद 10 सेकंड बचे होंगे, बट वो 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास, और ये देखो प्राइमरली ना यूज करने का कब लॉजिक है, अगर हमारे पास दोनों वेक्टर, अगर हमारे पास दोनों वेक्टर में आई जे के दिया गया है, देन इट मेक सेंस टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं जहां पर केवल बोला है यार एक वेक्टर है 2i - 3j और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो i + 5j, इसमें ना मैं डिटर्मिनेंट मेथड नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं सीधे ही बोल दूंगा यार, क्योंकि जब i का i के साथ करेंगे वैसे ही 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, i का j के साथ करो, तो एक वो बचा, फिर j का i के साथ करो। तो इसमें मैं डिटर्मिनेंट पूरा नहीं बनाऊंगा कि यहाँ पे बनाऊं और k वाले के दोनों फैक्टर को यहाँ 0 और यहाँ 0 रखूं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरे पास 2/2 है, मतलब 2i, मतलब i और j है और i और j है, तो इसमें फालतू में, या i और इवन k भी है तो भी ना इट्स ईजियर, इसका इसके साथ करोगे 0 हो गया, इसका एक इसके साथ आएगा एक नंबर, इसका इसके साथ करोगे और फिर इसका इसके साथ करोगे, है ना। तो वो वाली चीज़ वॉट एवर यू फील ईजियर इमीडिएटली, जो तुम्हें क्लिक कर जाए, वो 5-10 सेकंड का ही डिफरेंस आएगा, वॉट एवर यू फील, तो वो वाला करेंगे। बट अदरवाइज डिटर्मिनेंट मेथड प्राइमरली ज़्यादा यूज होता है जब पूरा यही सवाल पूछा गया कि भाई आई जे के में दो वेक्टर दिया और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए, देन इट मेक सेंस टू गो बाय दिस। अदरवाइज अगर वो 2/2 टाइप का ही है तो फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। आ रही कहानी समझ में, पक्का, श्योर, राइट डाउन जल्दी से। क्या हम बराबर पहुंचे, अब पहुंच गए, सही। तो मतलब सही। अब इसका थोड़ा सा यूज केस किस टाइप की चीज़ें होती हैं वो एक बार बता दूं क्या, ठीक है, हो गया क्या नोट। अब मैं अब सवाल अब सबके लिए हैं, ठीक है, अब जिन, ठीक है, तो मैं दो वेक्टर बोल रहा हूँ, अगर इफ आई आस्क यू इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इफ आई आस्क यू, मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं, एंड इफ आई आस्क यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, निकाल पाओगे क्या, हाँ, एक बार देखते हैं कौन सबसे जल्दी निकलता है। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ओके। पाजी जल्दी बताना ये वाला आंसर, ठीक है, बहुत जल्दी। एक ही मिनट, किससे मिलना है आपको,
नो सब बढ़िया एडवांस वाले। सर वो श्रावणी और ये शाश्वत भी बैठ गया, उसको ये कराना है। ये आप बात करो, मुझे पता नहीं। अच्छा वजह क्या? नहीं वो भी मैंने सबको बोल दिया। नहीं, कौन है जो वो पीछे वाले बैच से आए हैं? हाँ हाँ 2 जन। शाश्वत, शाश्वत किधर बैठा है? और बात हुई है क्या? बात हुई है No. सर से कि तू एडवांस में बैठेगा करके? किससे बात हुई बेटा? ओके, कितने दिन के लिए? 4 दिन बोले वो, ठीक है, ओके मैं पूछ ओके। अबे वो ये अपना सुना, इतना भगवान का नाम लेता तो हो जाता। अपना नाम क्या है? ओ नेहा मैम को बताओ सब लोग, सुनो जल्दी बताओ। वियतनाम, सर पूछना तो पड़ेगा ना। ये वियतनाम घूम के आई है। अरे और कौन फैंसी लोग? चेन्नई। फोन रखे कि नहीं बाहर सबने? आ गया। मैं एक बार अच्छा जो भी आंसर ना बोलना मत, मैं एक बार आके चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है? आई विल कम एंड क्विकली चेक। कूल यार। अच्छा ये सही यार, बहुत सारे लोगों का आ गया। अच्छा पता तो तूने कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ करी है, 1 नंबर गड़बड़ देखा यार। अब कोई मुझे बताएगा क्या सबने क्या डिटर्मिनेंट बना करा है, किसी ने कुछ और तरीके से करा है? डिटर्मिनेंट तूने इतनी जल्दी बताया, डिटर्मिनेंट बनाया था? हाँ वेरी गुड यार, यही एक ऑब्जर्वेशन था, समझना ध्यान से। सो समहाउ इस केस में ना डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, तो एक छोटी सी चीज़ किया, डिटर्मिनेंट बना के कर सकते हो ऑब्वियसली। यार जिन लोगों ने करा उत्तर 0 आ रहा होगा। अगर तुम एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो, बी वेक्टर इज, इसको अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, -3 से कर रहा हूं -9, इसको -3 से कर रहा हूं तो +12, -3 से कर रहा हूं तो -21। तो बी वेक्टर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है -3a वेक्टर। याद आ रही है कहानी की थोड़ी सी? क्या बोली? अगर मेरे पास a वेक्टर ये है, अगर मैं 3a वेक्टर करूंगा तो इसको ट्रिपल द लेंथ बना दूंगा। अगर मैं उसको एग्जैक्टली उल्टा करूं तो -3a वेक्टर कहने से कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये एक नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अलग है, बट बी वेक्टर एग्जैक्टली। तो कहने से इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कहने से वो 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है, देन अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 0 या 180 होता है, कहना से वो बाय डिफॉल्ट ही वो 0 होगा। एक चीज़ ये समझ में आ रही कहानी? पक्का? तो अगेन ये क्या सर हमें कैसे पता लगेगा? जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अभी वो धीरे धीरे चमकेगा ये कहानी की, कैसे पता लगेगी या कैसे नहीं पता लगेगी, ये समझ में आ रहा है? श्योर। तो जस्ट अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि यार नॉट नेसेसरली अगर कुछ गंदे नंबर दिए तो ऐसा हो सकता है कि यार वो कुछ ऐसा हो रहा हो कि शायद वो 0 हो रहा हो। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है क्या किया? यहाँ से अगर तुम्हें ये चमक गया होता तो कहने से उत्तर पक्का 0 आ जाता। श्योर? पक्का? इसमें अब 2-3 चीज़ें ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि किस टाइप के बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगर मुझे बोला गया कि 2 वेक्टर दिए हैं, कोई 2 रैंडम वेक्टर, ठीक है? या हटाता जाऊँ क्या, या तुम लिख मतलब हाँ लिखना है यार ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन। अच्छा क्विकली लिखते भी जाओ साथ में। ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है? एक जो तरीका तुमने कटा डिटर्मिनेंट वाला, ऑब्वियसली इट इज़ फाइन। अगर मुझे नहीं चमक रहा है तो बेटर इज टू डू दैट। दूसरी चीज़ इज कि अगर मुझे दिख गया देन वी कैन डायरेक्टली से दिस थिंग, ठीक है? श्योर? मैं अगले वाले ना ये मैथ्स नहीं कराना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बस केवल अगर डिटर्मिनेंट समझ में आ गया देन यू कैन कीप ऑन डूइंग, वो है मैथ्स, ठीक है? दूसरे टाइप के प्रॉब्लम होते हैं कि सपोज मुझे 2 वेक्टर दिए ए और बी, ठीक है? समथिंग आई कैप जे कैप के कैप और दूसरा भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में मुझे बोला फाइंड द वेक्टर, फाइंड द, ये अच्छा एक प्रॉब्लम करते हैं। ओके हाँ बढ़ेगा आगे। यार कोई बहुत गंदे नंबर मत बोलना, बोल दो यार कोई नंबर, बोलो जल्दी से बोल दो। मतलब मुझे हर बार 1 2 3 याद आते हैं, मैं चल रहा हूँ कुछ और बोल दो यार। हाँ 2 1 3 ओके। दूसरा बोल दो थोड़ा। हाँ अबे भाई साहब नो बहुत तुम्हारे लिए दिक्कत है, मुझे क्या करना है? 5 5 एंड व्हाट, एक माइनस कर देते हैं एंड ये, ठीक है? मुझे 2 वेक्टर दिए गए हैं, सोच के बोलना कि क्या करा जाए। यार मैथ्स अगर स्किप करने का मन है तो हम स्किप कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम बनता है,
हमें बोला गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ये ट्राई करते हैं एक बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसकी ना मुझे लगता है यार वो वैसी चीज़ है कि यार कई बार प्रैक्टिस नहीं करो ना तो लगता है मैथ से बट भूल जाते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर, ट्राई, ओके, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। एक यूनिट वेक्टर बताना है, ट्राई करो, आंसर बताना है प्रॉपरली। हमें दो वेक्टर दिए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। यार प्राइमरली ना सबने आ गया ना यार, सो आइडिया इज हमें बोला ये दो वेक्टर दिए हैं, ये दो वेक्टर दिए, हमें ये नहीं बोला ए क्रॉस बी निकालो, समझो ध्यान से। हमें बोला कि ये दो वेक्टर हैं, कोई दो रैंडम वेक्टर ये वाले, फाइंड दो चीजें यहाँ पे काम की चीजें जो प्रॉब्लम में ऑब्जर्व करने की थी। एक तो वेक्टर नहीं निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो यहां से क्या चमका यार, हमारे पास ये दो लाइनें, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाए। तो अब हमें चमका कि अरे हमें क्रॉस प्रोडक्ट एक चीज पढ़ाई गई थी जिसमें हमें बताया गया था कि ए के साथ एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं विच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेशन, जिससे हमें जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों के। तो यहां से ये चमकना चाहिए था कि अभी तो ऐसे प्राइमरली सबने कर ही दिया है, बट आइडिया बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस जब टाइम हो जाएगा तो उल्टा सवाल से क्वेश्चन पे पहुंचा करो। ऐसा कोई वेक्टर मुझे बता दे जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें चमकेगा पहली चीज, ये एक वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, पक्का। अब हमें उसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो हमने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि कोई भी वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो प्रैक्टिकली सवाल ये था, जस्ट अ फैंसी वे ऑफ राइटिंग, डराने के लिए लिख रहा हूँ। ये है, ये हमारे पास वेक्टर आएगा, ये सी का कैप। किसी भी वेक्टर का, कुछ लोगों ने जो ये गड़बड़ करी थी, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने पहले मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो आई थिंक ये सब ने सही करा हुआ है, तो ये नंबर आ रहा है 7i। अच्छा, किसी को ये नहीं आ रहा है तो एक बार बता दो, तो ए क्रॉस बी करोगे तो दिस नंबर विल कम अप, बट समहाउ ये यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, अजीब सा है, अंडर रूट दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। तो हमने क्या बोला, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी का, उसका एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, उसके जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो ये नंबर 299 लिखा हुआ है, तो ये आ गया, पक्का, श्योर, बढ़े आगे। ये बस केवल थोड़ा सा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि क्या हो सकते हैं। डन, पक्का। अच्छा, अगर ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होता, मल्टीपल आंसर, तो एक ऑप्शन ये हो सकता था और एक ऑप्शन हो सकता था इसमें पूरे में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए क्रॉस बी जब तुम निकाल रहे हो तो ये आ रहा है, ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, बट बी क्रॉस ए इज ऑल्सो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। नॉर्मली आदत होती है ना कि ए और बी बोलो, बी और ए लोगों की आदत नहीं है, बट अगर वो सिंगल आंसर है तो हो सकता है यही ऑप्शन हो, बट अगर वो मल्टीपल आंसर है तो प्लीज याद रखना कि दूसरा आंसर ये वाला भी होगा, -7i -13j + 9k अपॉन जो भी है ये √299। समझ में आ रहा है ना, वो दोनों आंसर होंगे मल्टीपल आंसर के रिस्पेक्ट में। श्योर, पक्का, बढ़े आगे। हाँ, माइनस आ रहा है, ओ वो माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं करा तूने, मतलब आई के साथ प्लस होता था, फिर माइनस जे करते थे, फिर प्लस के करते थे ना, अगर डिटर्मिनेंट से कर रहा है। तूने कैसे कर रहा है, डिटर्मिनेंट से कि बिना डिटर्मिनेंट? हाँ नहीं, अगर तुम वो मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर डिटर्मिनेंट बना रहे हो तो याद रखना कि वो बीच में माइनस जे जैसी कहानी है। सॉरी, किसका पेन था? हाँ, किसकी बात कर रहे हो? ये और ये दोनों आंसर क्यों हैं? नहीं, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, इसलिए कि अगर ये ए और बी वेक्टर है, हमें बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो ए और बी के परपेंडिकुलर ये वेक्टर भी हो सकता है और ये भी तो हो सकता है,
इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल है, मैं इसका आंसर बता रहा था। हाँ हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा था कि ये दोनों, मैं ये बोल रहा था कि इसके आंसर दो हो सकते हैं, है ना, पक्का। दूसरी चीज, एक और चीज क्या रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी, इट इज द एरिया मेड बाय पैरेललोग्राम। समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है। हमने ए वेक्टर ये बोला, बी वेक्टर ये बोला, कहना ऐसे ये एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जब हम एडिशन करते थे, ये सब करते थे। अच्छा एक और चीज, ए क्रॉस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर तो है ही ये। अच्छा ट्रू और फॉल्स पूछ रहा हूँ, ए क्रॉस बी, अगर मेरे पास एक मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, एक ऑप्शन वो पूछ रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इज इट ट्रू? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, इज इट ट्रू? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? पक्का? क्यों, थोड़ा सा रीजन बताते जल्दी से। सेम प्लेन मिलाई करेगा। अगर मैं ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ, सॉरी ए प्लस बी बोल रहा हूँ, अगर ए वेक्टर, ये सब केवल ऐसे ऑब्जेक्टिव याद आ रहे हैं, मैं इसलिए बस पूछता जा रहा हूँ, ये सब अभी तुम्हें देखने को मिलेंगे इधर उधर। ए क्रॉस बी जब मैं कर रहा हूँ तो वो तो ए और बी के परपेंडिकुलर है। मैं जब ए प्लस बी करता हूँ तो ऑलवेज रिमेंबर कि ए और बी से जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये ए प्लस बी होगा। तो कह रहे हैं ए प्लस बी विल ऑलवेज लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वाला। तो ए प्लस बी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू, सॉरी प्लस इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सिमिलरली ए माइनस बी ऑल्सो, है ना। तो अगर मेरे पास ये चार ऑप्शन है तो चारों सही होंगे क्योंकि ए प्लस बी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, पक्का। अच्छा यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये बता रहा था, बाई एनी चांस तुम्हें ये पता है क्या कि अगर ये ए होता था, ये बी होता था, अगर तुम इससे पैरेललोग्राम मैथ्स में ऐसा कुछ बताया जाता था तुम्हें कि अगर ये ए और बी दो लाइन है, मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक लेंथ ए ये है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका एरिया क्या होता है, ये पता है क्या मैथ्स? जैसे जैसे तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया बताया जाता है, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होता है? ए बी साइन थीटा। कैसे पता है, एक बार बता देगा जल्दी से? पता है या याद ही कराया गया है? सीधे परपेंडिकुलर बनाया तो उसको, ओके कूल। सुनो, तो तुम्हें सबको रेक्टेंगल का एरिया बताया गया है जैसे ए इंटू बी होता है। रेक्टेंगल में कहानी क्या है कि ये एंगल 90 होता है। अगर इन जनरल मैथ्स में ए और बी अगर हमारी साइड लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम है और उनके बीच का एंगल थीटा होता है तो उसका जो एरिया होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। मैथमेटिकली ए इंटू बी, अगर थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो यही बन जाएगा ऑब्वियसली, है ना। वो परपेंडिकुलर डालते हैं। ये बी है, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो ये बी है, तो बी का अगर मैं यहाँ 90 डिग्री डालूंगी तो ये बी का कॉस थीटा होगा और ये बी का साइन थीटा होगा, तो उन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है वो बी साइन थीटा हो जाती है। बट हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो अगर हम इनसे पैरेललोग्राम बनाते हैं जो हम उसके लिए बनाते थे, किसके लिए, एडिशन करने के लिए, राइट। तो कहना है से वो पैरेललोग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो कहना है से इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, ए और बी के बीच के एंगल कुछ ना कुछ थीटा होगा, तो इसका एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंड समहाउ यही हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर ए और बी, जस्ट मैथमेटिकली याद क्या रखना है कि ए और बी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय ए एंड, पैरेललोग्राम क्या होती है स्पेलिंग, RALLELOGRAM, राइट, सही है क्या? कुछ गड़बड़ है? अबे ठीक है ना, पहले तुम ए डबल है, अबे तो वही तो लिखा था। सही है। अबे यार, अबे हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं यार, तुम्हें सही होना चाहिए। ओके सुनो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्योंकि हम एरिया की बात करें तो हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं, हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। वो है ए बी साइन थीटा ही, बट अगर हमें ए और बी वेक्टर अगर मुझे आई कैप जे कैप के कैप में दिए गए हैं और मुझे बोला इन दोनों का एरिया निकालो, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कैसे, ए क्रॉस बी निकालेंगे
और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जैसे इस केस में अगर मुझे पूछा जाता तो मेरा उत्तर ये होता। समझ में आ रहा है? सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। एक और दूसरी चीज, बट अगर ए और बी है, इनसे जो ट्रायंगल बनता है, जो हम ट्रायंगल लॉ वाली कहानी पढ़ते हैं, कि अगर सेम चीज में मैं बोलूं कि ए वेक्टर ये है, अगर मैं ट्रायंगल लॉ से जाऊं, बी वेक्टर ये है, ठीक है, तो कहना है ये हमारे पास कुछ एक रिजल्टेंट सी वेक्टर होता था, बट यहाँ पे रिजल्टेंट सी की बात नहीं हो रही, बट यहाँ पर ट्रायंगल लॉ में ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली जो कहानी है इसमें ट्रायंगल बन रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये बन क्या रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊं तो कहने से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी हाफ ऑफ दिस। सो इसमें एक चीज और लिख सकते हो, दूसरी चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय ए एंड बी इज हाफ ऑफ दैट। सो हाफ ऑफ, बट मॉडुलस की बात हो रही है क्योंकि अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। सो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, कि अगर मुझे दो वेक्टर दिए गए और बोला गया बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा, तो वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी निकालना हमने सीख लिया है, उसका हम मॉडुलस निकालेंगे। अगर पैरेललोग्राम का एरिया बोला जा रहा है तो वो पूरा हो जाएगा, अगर ट्रायंगल का पूछा जा रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। सही, राइट डाउन दीज टू थिंग्स। इसमें प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, चलेगा ना, मतलब है ए क्रॉस बी निकालना, तो अब प्रॉब्लम क्या ही कराऊँ, वो सेम पीछे वाला प्रॉब्लम ले लो डेटा, तो आंसर होगा उसका √299, इसका हो जाएगा √299/2। यार अब एक चीज़ ये है कि जिन लोगों का यार नहीं, तो अभी तुम लोगों का जो छोटा सा पार्ट बाकी है ना, जिन लोगों का वो हुआ है अभी, लेट मी जस्ट चेक कि कैसे आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज वो भी डॉट प्रोडक्ट वाला जो छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस टाइप की कुछ चीज़ें छोटी मोटी बाकी हैं, वो भी मैं सेपरेटली कराता हूँ। अभी मैं इस पर वापस से नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, है ना। होमवर्क मैं दूंगा बाद में, बट पॉइंट है कि अभी मैं वापस से डॉट प्रोडक्ट वाली चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, कुछ पार्ट बाकी है, वो एक बार बता के फिर जब हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो अब समझना भी क्या चीज़ें हैं। तो वेक्टर वाली कहानी खत्म हो गई है। आई टेल यू द होमवर्क की क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, विल टेल यू। अगला वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब समझना, फिर से अभी भी मैथ्स पे ही आ रहे हैं वापस से, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है, विच इज़ अ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है काइनेमेटिक्स, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट काइनेमेटिक्स, अगेन एक और मैथमेटिकल पार्ट है जो अपने को कवर करना है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ ली है, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें करने वाले हैं वो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि अभी तक वेक्टर में ना वेक्टर में हमें ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अब काइनेमेटिक्स में धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट विल कंप्लीट बेसिक मैथ्स का केवल कैलकुलस वाला पार्ट, वो ख़त्म करके हम काइनेमेटिक्स पे आएंगे। सो राइट डाउन द हेडिंग एज कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद क्या, किसी ने, अच्छा आई डोंट थिंक सो 10th में बिल्कुल भी होता होगा, नहीं ना, है ना, ओके कूल। तो पहले बहुत बेसिक समझते हैं। तो जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी है, जैसे हमने मैथ्स में बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्री थी, अलजेब्रा थी, ऐसे ही एक और पार्ट है जहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, वन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। प्राइमरली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है किसी फिजिक्स में चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अगेन इन्वेंटेड बाय न्यूटन ओनली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। तुमने एक बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन का पहले आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पर होता है डिफरेंशिएशन, मतलब है टू ब्रेक थिंग्स अप, नॉट योर ब्रेकअप, बट चीज़ों को तोड़ना। इसका मतलब होता है टू सम अप। ये चीज़ तुमने एक थोड़ा सा टाइप ऑफ फॉर्मेट में पढ़ी है, जो कि होता है सिग्मा। सिग्मा सिंबल तुमने पढ़ा होगा। सिग्मा होता है, जैसे हमने लिखा सिग्मा एन, है ना, इसका मतलब है, और हमने जैसे ऐसा सिंबल यूज किया, मैं बस थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ, सम अप, है ना, कि मैंने यहाँ पे लिखा है n = 1 से लेट्स से 10। तो इसका मतलब है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + up till 10। अच्छा, अब आवाज़ होगी, मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल 0, ओके। तो हमने जब सिग्मा एन लिखा है तो इसका मतलब है सिंपली 1 + 2। तो हम यहाँ पे डेफिनेट चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो हम उसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, विच इज सिग्मा। जब हम बहुत सारी इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं
तो हम उसको बोलते हैं कि इंटीग्रेशन एक सिंबल है। अगर ये सिमिलर चीज़ है, इसके कुछ रूल्स अलग हो जाते हैं। तो जैसे सिग्मा एक सिंबल है, तो बहुत सारी डिस्क्रीट चीज़ों को ऐड करना, कि मैंने लिखा 1 से 100, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप की चीज़ों को ऐड करने का एक तरीका बताया गया है, उसके कुछ रूल्स बताए गए होंगे, अगर तुमने पढ़े होंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, तो वो है। ऐसे ही बहुत सारी इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करेंगे, तो हम उसको एक कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्यों करना है, क्या करना है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। बट टुडे विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है पहले बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना, तो उसका पहले मैथमेटिकल मतलब समझाता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। सो राइट डाउन द हेडिंग एज दिस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो राइट, छोटी छोटी सी चीज़ें लिखते हो। सबसे पहली चीज़, क्या तुम्हें, और प्लीज़ यार आई नो थोड़ा अलग अलग बोर्ड से हो, बट कोई भी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि शायद अगर तुम्हें पता है या नहीं पता, अगर ज़रा सा भी डाउट हो ना, प्लीज़ पूछ लेना। एक सिंबल यूज़ होता है डेल्टा, चेंज के लिए। क्या सबको पता है कि अगर मैं डेल्टा का मतलब क्या होता है? अगर मैंने सपोज डेल्टा वाई लिखा है, इसका मतलब पता है कि क्या होता है? चेंज इन वाई, है ना। तो जब हम किसी चीज़ के चेंज की बात करते हैं, तो उसका होता है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। तो किसी भी चीज़ का हम डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी उसकी फाइनल वैल्यू होगी माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैं छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ, हटाता जाऊँ ना, पक्का। मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ और पूछ रहा हूँ इसका डेल्टा बता दो। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y2, यहाँ लिख रहा हूँ y1, और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा हूँ कि उसका डेल्टा y क्या होगा, विच इज़ y2 माइनस y1। बहुत एक, मैं अगर y2 की वैल्यू बोल रहा हूँ 100 है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 99, तो डेल्टा y क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। ये है 99.99, ये होगा। एक और, अगर मैं y2 को फिक्स रखूं विच इज़ 100, और ये मैं बोलूं, तो ये भी समझ में आ रहा है क्या होगा? कितने? 4, ठीक है। अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं y2 फिक्स रखना चाह रहा हूँ विच इज़ 100, और y1 मैं तुमसे बोल रहा हूँ जीवन भर लिखते रहो जब तक तुम निकल नहीं लो, और ये है, तो मेरा डेल्टा y क्या होगा? अब कब तक? अगर तुम ये जीवन भर लिख रहे हो, तो तुम्हें ये भी जीवन भर लिखना पड़ेगा, राइट। ये होगा जब y में बहुत छोटू चेंज होता है, बहुत छोटू। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट है ना, मतलब एक प्रॉपर नंबर है। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, दिस इज ऑल्सो छोटू नंबर बट फाइनाइट है ना, कि एक नंबर लिखा है, 0.40 और 1। जब हम ये बोल रहे हैं, तो व्हेन अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y इज रिटन, तो उसके डेल्टा को हम रिप्लेस कर देते हैं d से। पहले सिंबल समझना कि क्या है। जब हम डिफरेंशिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका कुछ सिंबल आने वाला है d, तो dy मैं लिख रहा हूं, तो dy का मतलब है बहुत छोटू चेंज इन y, वेरी स्मॉल। हाउ मच स्मॉल? वट एवर द स्मॉलेस्ट यू कैन थिंक ऑफ। जब भी हम किसी चीज़ को छोटा या बड़ा बोलते हैं, तो ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। मैंने बोला क्या 10⁻100 एक बड़ा नंबर है? फील्स लाइक बड़ा नंबर है शायद, बट क्या मैं बोलूँगा क्या ये नंबर 10⁻, इससे बहुत छोटू है? अगेन तुम्हारा आंसर ये होगा। तो जब भी हम किसी चीज़ को छोटा या बड़ा बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है ना। तो अब ऐसे ही जब मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल्टा वाई का मतलब सबको पता है। डेल्टा वाई का मतलब होता है इट इज़ अ चेंज इन वाई। वाई की फाइनल वैल्यू से वाई की इनिशियल वैल्यू को घटा दोगे तो डेल्टा वाई आएगा। जब ये नंबर बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं डी वाई से। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बोलेंगे डी एक्स लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है वेरी छोटू चेंज इन एक्स, है ना, स्मॉल चेंज इन एक्स। यहां तक सही है कहानी? पक्का? श्योर? मैं धीरे धीरे कहां पर जाना चाह रहा हूं कि जहां पे मैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। प्लीज यू स्टार्ट राइटिंग छोटे छोटे जो चीजें दिख रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा लिखते चले जाओ साथ में। ऐसा कुछ सुना है कि जैसे हमने बोला दुनिया में
बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। ऐसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक अलग फंक्शन हो सकता है। तो इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज़ डालने पर y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। तो हम बोलते हैं कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x पर एक्स स्क्वायर के हिसाब से y डिपेंड कर रहा है कि तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 1 है, ये 2 डालोगे तो ये 4 है, ये 3 डालोगे या 2.5 डालोगे तो कुछ और आएगा। तो इसको हम बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। हो गया ना नोट ये। तो ये सब थोड़ा सा मैथ्स के टर्मिनोलॉजी है कि जब हमने ऐसा लिखा तो ये f मल्टीप्लाइड बाई x नहीं है, है ना। ऐसा कभी देखा है क्या सिंबल? नहीं। ओके, तो तुमने जैसे देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है। तो दुनिया में ऐसे y और x में कितने फंक्शन बन सकते हैं, जो तुम्हारा मन है वो बना दो। तो हम ये बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम रीड ऐसे करते हैं, y इज अ फंक्शन, अच्छा पूरा लिख दे रहा हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y एक x का फंक्शन है। अगर मैं वो बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक जनरल नोटेशन है कि y x पर डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ f और x का। y एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेट्स से। ये समझ में आ रहा है सिंबल? पक्का। ऐसे ही डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy बाई dx। अब समझना, ये मल्टीप्लिकेशंस नहीं है कि d को हमने, समझना ध्यान से, ये एक नोटेशन है। हमने बोला, जब हमने पढ़ा, हमने बोला 5 इंटू 3 15 होता है। तो ये तुम्हें एक नोटेशन बताया गया ना कि तुमने क्रॉस लगाया तो तुम्हें पता, तुमने अपने दिमाग में सोचा ये हमने कुछ एक टेबल पढ़ी है या याद की है, या 5 को 3 टाइम्स हमने ऐड करा है। तुमने अपने दिमाग में कुछ एक स्टोरी बनाई जो तुम्हें ऑपरेशंस बताए गए और तुमने यहाँ पे 15 लिखा। वो स्टोरी क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तुम्हारी इतनी नेचुरल स्टोरी हो गई कि तुमने जैसे ही देखा ये तो तुमने तो तुरंत 15 लिख दिया, है ना। वो है तो एक ऑपरेशन ना, कि तुमने देखा 5, यहाँ पे एक सिंबल मैंने लगाया कुछ और मैंने ये सिंबल लगाया, बट तुमने क्योंकि इतनी बार किया हुआ है तुम्हें लगा रहे ये सिंबल तो मुझे पता है और यहाँ पे तुमने 2 लिख दिया। तो ये है तो एक ऑपरेशन ना। वर्ड समझ में आ रहा है ऑपरेशन का मतलब क्या है? ये देखो पहली बार हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि ये एक अलग ही पार्ट है जो तुमने कभी नहीं सुना है, बट आइडिया समझना है। ये एक टाइप ऑफ ऑपरेशन था, है ना, कि तुमने बोला अगर किसी ने ऐसा सिंबल बनाया तो तुम्हें पता है क्या करना है, वो 1.7 जो भी आ रहा होगा, है ना। ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक नया ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, उसका सिंबल है ये d अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ पर बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो हमेशा 2 बातें होंगी। डिफरेंशिएशन किसी का करेंगे और किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब समझना। तो हमने बोला ये एक सिंबल है और यहाँ पे लिखा है y। हम जल्दी में बाद में ऐसे लिख देते हैं, बट इट इज नॉट दूर दूर तक, अरे सर डी और डी काट ही दो ना, दोनों अबे ये काट सकते हैं भाई, है ना, बट ये वो नहीं है क्योंकि ये एक सिंबल है। ये नहीं तो अभी काट ही देंगे कुछ लोग। तो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या है, अभी लिखने में हम जल्दी में लिखते हैं, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में करना है x। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। या मैं DIFF लिख रहा हूँ, इसका पूरा मतलब है ना आलस के चक्कर में, बट ये पूरा रीड करने के लिए इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बता रहा हूँ, सारे सिंबल बता रहा हूँ, प्लीज अभी कुछ मत लिखो, एक बार सुन लो पहले एक बार ध्यान से। d ये जब लिखा है तो d बाई डी एक्स एक सिंबल है, ये मुझे बता रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करो इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है डिफरेंशिएशन की जगह, डेरिवेटिव भी वर्ड यूज होता है, या इसी चीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसका कोई अलग नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक सही है। y ये जब हमने लिखा है, इसको क्या रीड कर रहा है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझना ध्यान से। करेंगे कैसे, क्या करेंगे तो बाद में बात करते हैं। ये कोई फंक्शन है, ऐसे दुनिया में बहुत फंक्शन हो सकते हैं, तो हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कि मैंने बोला इंस्टेड ऑफ y मेरे को ऐसे लिखने का मन है, मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, समझना। तो हमने क्या बोला है कि ये जब हम इसको रीड करेंगे तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका
किसके रिस्पेक्ट में करना है, इस x के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये f मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, ये है f एज अ फंक्शन ऑफ x। वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, एक्स इज साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी दुनिया में जितने इनफाइनाइट फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है बिल्कुल इज्जत से? श्योर। सिंबल समझ में आ रहा है क्या है? तो इसके बहुत सारे फैंसी सिंबल बनाए गए हैं। जैसे एक सिंबल ये है, जैसे एफ एक्स एक सिंबल है, अगर यहाँ पे डैश लगा दिया जाता है, आई ट्राई टू अवॉइड दीज बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी मॉड्यूल में या तुम इधर उधर किताबें पढ़ो तो वहाँ पे ऐसे सिंबल देखने को मिले। तो एफ एक्स एक सिंबल है, जैसे एफ डैश एक्स बोलते हैं, इसका मतलब ये है, ये एफ डैश इज नथिंग बट इट इज ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल, तो इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट जस्ट अ। तो हम किसी चीज़ में डैश लगा देंगे तो हम बोलते हैं ये हमने जो भी फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट करके लिख दिया, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है। न्यूटन जो सिंबल यूज़ करते थे वो इसकी जगह वाई डॉट यूज़ करते थे। तो न्यूटन का एक सिंबल है, ये वैसे प्राइमरली बहुत कम यूज़ होता है बट न्यूटन यूज टू यूज़ दिस, इसलिए बस बता दे रहा हूँ कि जैसे वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था, अगर मैंने वाई डॉट लगा दिया तो इसका मतलब है ये मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट इट जस्ट अदर, ये बहुत कम यूज़ होता है बट सो आई एम नॉट राइटिंग, बट ये फिर भी आलस के चक्कर में यूज़ हो जाता है कि एफ डैश लिखा तो हमने बोला है कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके लिखा है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? पक्का? राइट डाउन, थोड़े से सिंबल लिख लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, और ये नहीं करोगे आई नो, बट इवेंचुअली नहीं करोगे, बट अभी जल्दी जल्दी में नई नई चीज़ें ना, वो वैसा वाला है कि ऐसा लगता है मल्टीप्लाई तो लिखा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में बार बार ये अलग करके नहीं लिखते हैं वो, और इसको ना बहुत ज़्यादा रीड करा जाता है dy बाई dx। इतना ये बोलने में मेहनत है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स अ सेंटेंस प्रॉपर में। तो जल्दी में इसको रीड, जब हम आपस में बात करेंगे तो हम इसको रीड ऐसे dy बाई dx, जैसे वो डिवाइड वाला होता है। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है कहीं पर भी, क्योंकि वो आलस है इतना सारा बोलना। तो dy बाई dx का मतलब ही यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम dy बाई dx वर्ड यूज़ करें तो ये है वेरी छोटू चेंज इन y अपॉन वेरी छोटू चेंज इन x, है ना, उन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दो, जब एक कोई बहुत छोटू चीज़, हमने dy क्या बोला, बहुत छोटू चेंज इन y, dx क्या बोल रहे हैं, बहुत छोटू चेंज इन x, या dy अपॉन dx, अगर एक बहुत छोटू चीज़ को बहुत छोटू चीज़ से डिवाइड करो तो क्या बहुत छोटू मिलता है क्या, या बहुत बड़ा मिलता है क्या? मतलब हाँ, मतलब बहुत छोटू या बहुत बड़ा या जीरो या वट एवर, कुछ हो सकता है क्या? व्हाट आई एम सेइंग इज dy बाई dx, बहुत छोटू चेंज इन y, बहुत छोटू चेंज इन x, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का बहुत छोटू हो जाएगा। अगर dy इंटू डी एक्स बोलूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, बट आई एम सेइंग कि एक बहुत छोटू नंबर को बहुत छोटू नंबर से तुम मल्टीप्लाई करो, देन कैन आई से पक्का गेट अ वेरी छोटू नंबर। बट इफ आई एम आस्किंग यू मैथमेटिकली, फिजिक्स है भी नहीं, ये सब पूरी मैथ्स चल रही है, अगेन हम रिपीटिंग, जब तक हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें फिजिक्स का जीरो लेना देना है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक बहुत छोटू नंबर को बहुत छोटू नंबर से डिवाइड करो तो एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ 10 रेज टू दी पावर -25 एक छोटू नंबर है, कुड बी यस। अगर मैं 10 रेज पावर इसको -24 से डिवाइड करूँ, अपने आप में ये छोटू, अपने आप में ये छोटू, आई एम गेटिंग अ डिसेंट नंबर, बट हाँ अच्छा -1 वट एवर, है ना। मैं यहाँ पे बोल दूँ ये -240, कहने से अब ये बहुत बड़ा नंबर मिल गया, मैं इसको ये कर दूँ, अब बहुत छोटा नंबर मिल गया, मतलब हमें एक बहुत छोटू नंबर से बहुत छोटू नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे कुछ भी मिल रहा है, समझना। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम गेटिंग एनीथिंग, और कोई चीज़ एक माइनस कर दी तो मतलब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो dy बाई dx जब हम बोल रहे हैं इट इज़ अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें एक -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी चीज़ें मिल सकती हैं। ये समझ में आ रहा है पक्का? अब इसको थोड़ा सा और रीड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर आई कम, यार सबने वर्ड स्लोप सुना, स्लोप ऑफ अ लाइन सुना है क्या? क्या होता है स्लोप, कोई बता देगा? बस एक बार पता हो तो तुम नहीं लिखो। हाँ, क्या बोला? अच्छा, y टू माइनस, ये लाइन का स्लोप की बात हो रही है, बट इसका मतलब क्या होता है? स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है?
टेंजेंट टू समथिंग, है ना, तो वो हमें स्लोप ऑफ अ लाइन अगर पता हो तो सुन लो, बस एक बार नहीं पता है तो एक बार बस सुन लो। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। अगर एक ये लाइन है और ये लाइन प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो डिफाइन कैसे है, tan थीटा। ये पता है क्या सबको बात है? थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं? श्योर, पक्का, नो तकलीफ। अगर हमारी ये लाइन है, प्लीज बस इतना सा याद रखना, एंगल विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैंने ये लाइन बनाई है तो हमारा एंगल ये वाला होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो स्लोप एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ स्टीपनेस, कि हाउ स्टीप द लाइन इज। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है एंड 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होती है। ये पता है क्या? ये हमने बातें करी है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, या तुम्हें पता है क्या? अगर एंगल हमारा, अच्छा tan 0 इज व्हाट? tan 0, अगर ये लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो 0 है। जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ 45 पे 10, 45 इज 1, tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? साइन अपॉन कॉस, cos 90 0 तो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। व्हाट इज tan 180? tan 180 0, क्योंकि sin 180 बाई cos 180 तो 0। tan हमारा 90 तुम बोल रहे हो इन्फिनिटी है, ठीक है, tan 180 0 है। अच्छा, तुमने ये भी एक चीज और बोली, 90 से 180 के बीच में tan नेगेटिव होता है। sin 90 बाई cos 90, sin 90 सॉरी 90 से 180 के बीच में sin पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। तो tan हमारा, एक चीज बस याद रखना, स्टीपनेस के रिस्पेक्ट में समझना। जब मेरी लाइन ऐसे है तो स्लोप मेरा 0 है, स्टीपनेस इसकी बहुत कम है। जैसे ही हम इसकी स्टीपनेस बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हो 45 पे हुआ 1, जैसे ये 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहने से स्टीपनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये हमारे प्लस 90, तो 90 अगर हम जस्ट माइनस करते हैं, समझना, दो नंबर समझने की कोशिश करना, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है नंबर अगर, तो वो प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करता है। 90 से नंबर थोड़ा सा प्लस है, तो जब ये लाइन एग्जैक्टली एंगल हमारा 89.99999999 ये होता है, तो हमारा वो प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करता है। जैसे ही तुम वो नंबर 90.000001 ले लोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है, क्योंकि तभी वो 0 आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी मैं ग्राफ पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा और मुश्किल लगने लगेगा। तो याद क्या रखना है, हमारा tan जब एंगल 0 से 90 के बीच में है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, जब हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में है तो स्लोप हमारा निगेटिव होता है। तो सबको बेसिक एक स्लोप समझ में वर्ड आता है क्या? तो हमारी जब लाइन होगी, कोई भी अब स्लोप होगा, वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल मेजर होगा, और वो एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है देन स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी पॉजिटिव। अगर वो हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में है देन द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी नेगेटिव, बिकॉज tan नेगेटिव हो रहा है। और स्लोप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है? इट इज रिलेटेड विद द स्टीपनेस, हाउ स्टीप द लाइन इज। स्टीपनेस वही पहाड़ों वाला स्टीपनेस है ना, कि जितना ज़्यादा खड़ी, जो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टीप है कोई हिल या कोई वैसी वाली चीज़, तो वो रिप्रेजेंट इसी से ही हो रहा है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? पक्का, श्योर, नो तकलीफ। इफ़ यू वांट टू राइट, आई डोंट नो, तो 2-3 लाइन बना के लिखते चले जाओ। ये धीरे धीरे हम जा रहे हैं सब डेरिवेटिव के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन पे ही। अगली चीज़, हमें अब स्लोप समझ में आ गया कि क्या होता है। अगर मैंने तुमसे बोला कि एक कोई ग्राफ है, हर ग्राफ नॉट नेसेसरली हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, कोई भी रैंडम ग्राफ भी हो सकता है। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब समझना कि क्या है। ये कोई ग्राफ था, मतलब कुछ भी एक रैंडम ग्राफ था, इस पे मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ अलग अलग। सपोज किसी एक रैंडम x पर उसकी वैल्यू थी y, ठीक है, कोई एक y एज अ फंक्शन ऑफ x था, कोई एक रैंडम फंक्शन था, किसी एक x पर वैल्यू उसकी थी y, हमने उसकी वैल्यू x से कुछ x प्लस डेल्टा x करी, थोड़ा सा x की वैल्यू बढ़ाई, तो कहने से उसके करस्पॉन्डिंग उसकी
y की वैल्यू चेंज हुई होगी और उसको मैं y प्लस डेल्टा y बोल रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या बोलता है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करूँ, अगर एक ट्रायंगल कंप्लीट करूँ यहाँ पर, अभी कलर क्यों नहीं, छोटी टिप क्यों नहीं आ रही है, सेम ही कलर आ रहा है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं यहाँ पर एक नीड टू चेंज द कलर, क्यों नहीं चेंज हो रहा है इसका, अगर ये है, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इफ आई आस्क यू ये राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, कहना से ये x है, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा x होगा, ये y है और ये डेल्टा y होगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो वर्ड यूज होता है, रेट ऑफ चेंज जो वर्ड यूज होगा, कहना से y के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हुआ, कहना से इसका जो स्लोप होगा जिसको हम बोलते हैं tan थीटा, कहना से इस केस में tan थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आएगी डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से कि हमारे पास अगर ये डेल्टा x है, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा y है, तो कहना से इस लाइन का जो स्लोप होगा, कहना से वो tan थीटा होगा और वो होगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहाँ तक कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। श्योर, ये हमारे पास कोई रैंडम फंक्शन की बात हो रही है कि हमारे पास अगर ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, तो इस जगह पर इसका जो टेंजेंट होगा वो हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। छोटा सा पार्ट बेसिक समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। ये हमारे पास, अच्छा एक और वन लास्ट है, सबको सीकेंट और टेंजेंट में अंतर पता है क्या? सीकेंट वर्ड अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है, ये वर्ड है, अगर कोई एक लाइन किसी ग्राफ को दो जगह पे काटती है तो उसको हम उसका सीकेंट बोलते हैं। अगर वो लाइन अगर एग्जैक्टली एक जगह पर, इस जगह पे मैं टेंजेंट बनाने के लिए बोलूँ तो कहना है वो ये होती है टेंजेंट। ये वर्ड समझ में आता है? श्योर। अब बस एक लास्ट खत्म हो गई कहानी। बस अगर इतना पता है, इसको ही बस हम डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं। यहाँ तक आनी क्लियर है? अब ये है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब समझना ध्यान से। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज वर्ड समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा फैंसी वे में लिख रहे हैं। डेल्टा वाई कहने से हमारे पास जो डेल्टा वाई है वो ये वाली लेंथ है, जहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू जो भी फंक्शन है उसमें डालूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y मिल रहा है। अगर x की वैल्यू में x प्लस डेल्टा एक्स डालूंगा तो मुझे यहाँ पर ये वाले y प्लस डेल्टा y मिल रहा है। तो क्या हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार मैंने x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स डाली और एक बार मैंने x की वैल्यू सिंपली x डाली, तो ये जो डेल्टा y है वो यही लिखा है फैंसी वे में फंक्शन के फॉर्म में कि मैंने यहाँ पर वैल्यू उसकी x की एक बार वैल्यू डाली x प्लस डेल्टा एक्स, किस फंक्शन में, जो भी फंक्शन था, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, एक्स की पावर साइन एक्स था, x की वैल्यू मैंने अगर ये डाली तो मुझे y की जो भी वैल्यू मिली वो एक ये वाली y2 वाली मिली। x की वैल्यू मैंने एक बार x डाली तो मुझे y की वैल्यू y1 वाली मिली जो हमारा डेल्टा y है। अपॉन क्या ऐसे इसको डेल्टा x लिख सकते हैं? ये समझ में आ रहा है? श्योर। तो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज को फैंसी वे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार मैंने x की वैल्यू x डाली, एक बार मैंने x की वैल्यू चेंज करी तो x प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन में डाला तो ये मेरे, सो इनडायरेक्टली ये y2 लिखा है, ये y1 लिखा है, अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है। यहाँ तक सही? श्योर? पक्का? अब समझना, अगर मैं इस पॉइंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना, एक लास्ट चीज, इस पॉइंट को मैं b पॉइंट को अगर मैं धीरे धीरे a की तरफ मूव करूं, अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, सेम डायग्राम में गंदगी हो जाएगी वहां पे, ये है एक पॉइंट को फिक्स कर रहा हूं a, एक पॉइंट को a फिक्स कर रहा हूं, b पॉइंट था हमारा ये, कहना से ये एक सीकेंड थी, ये एक सीकेंड था, a को फिक्स रख रहा हूं, b को यहां मूव करा रहा हूं, कहना से ये लाइन बनेगी, ये यार बहुत गंदगी हो जाएगी, इस पॉइंट को यहां लाऊं तो ये लाइन बनेगी ये। मेरा अगर b एग्जैक्टली a को अप्रोच करने लगे, कहना से वो जो सीकेंट है, कहना से वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फील द आइडिया, a पॉइंट यहां फिक्स रख रहा हूं, b इधर था तो हमारा एक tan थीटा बन रहा था, b को मैं धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच कराऊं, कहना से ये सीकेंट विल कन्वर्ट इनटू टेंजेंट, दिस सीकेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट, और ये टेंजेंट अगर बनी है a पॉइंट पर, कहना से अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगी,
एक्स एक्सिस को काटेगी तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगी। जो थीटा बनेगा उसका कुछ ना कुछ टैन होगा और वही टैन रिप्रेजेंट होता है dy बाई डी एक्स। समझना ध्यान से अब क्या हो रहा है। तो दिस dy बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई टैन थीटा। इसी को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब समझना, मैंने इस b को जब a की तरफ मूव कराया तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली मैंने इसको धीरे धीरे चेंज करा तो कहने से मैं डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स से क्या, इन सब की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इवेंचुअली, बस एक बार पहले फील समझो कि क्या हो रहा है। dy बाई डी एक्स जो होता है ये किसी भी रैंडम पॉइंट पे ग्राफ में एक टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगी उसका जो भी एंगल होगा टैन थीटा, ये लाइन बहुत ही गंदी बनी है, उसका जो भी एंगल होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका टैन विल बी डिफाइंड एज dy बाई डी एक्स। और वो डिफाइन कैसे होता है, जो ये तुम्हारा डेल्टा y बाई डेल्टा x था, इसमें तुमने इनडायरेक्टली यही तो करा, इसको जब नीचे ला रहे हो तो तुमने इस डेल्टा x को जीरो करने की कोशिश करी, तो उसको मैथमेटिकली गंदे तरीके से लिखा जाता है ये कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, और ये लिखा है पूरा। तो उसका जो सबसे अजीब सा गंदा तरीका है वो है ये। प्लीज़ अभी कुछ मत लिखना, एक बार बहुत ध्यान से सुनो सारी चीज़ें। तो dy बाई डी एक्स के दो रिप्रेजेंटेशन है कि मुझे बोला गया एक कोई रैंडम ग्राफ है ये, इसके किसी रैंडम पॉइंट पर अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स बनाना है तो ग्राफिकली दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल तरीका और एक है मैथमेटिकली उसको कैसे लिखना है, दोनों बातें समझनी है। ये कोई रैंडम ग्राफ y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसके इस पॉइंट पर मुझे इसका डेरिवेटिव बताना है। इस पॉइंट पर ग्राफिकली टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट पक्का कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगी तो एंगल बनेगा, तो उसका जो टैन थीटा होगा वो इस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, और यही है dy बाई डी एक्स। अब रियलिटी में हर बार हमें इतने सारे इनफाइनाइट ग्राफ हैं, इतनी सारी इनफाइनाइट फंक्शन है, तुम हर बार उसकी लाइन तुम स्केल लेकर पहले तो ग्राफ बनाओ, बिल्कुल अच्छे से तुम्हें ग्राफ बनाना चाहिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, अच्छे से कंपास से तुम यूज़ करो और उसका टैन थीटा निकालोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा। आंसर इज यस। बट मैथमेटिकली हम नहीं कर पाते ये, क्योंकि हमारे पास लाइन ये सब होता नहीं है। उसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन का एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करो, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू dy बाई डी एक्स। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? थोड़ी एक मैं ये एक से थोड़ा सा अजीब सा है, इस चीज़ को एक इक्वेशन लेके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि उसके बाद मैं सब लिखवा दूंगा, एक बार पहले सुन लो। अभी ये नंबर तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सब एक चीज़ पहले देख लो। सपोज मुझे बोला गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, इसका dy बाई डी एक्स बताओ, ठीक है, यही बोला गया। हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जस्ट टू फील कि क्या किया गया था। तो फंक्शन क्या है, लिमिट का मतलब बता रहा हूँ, जस्ट अ फैंसी वे ऑफ राइटिंग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये भी केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, x का काम कर रहा है यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये लिखा। लिमिट ये बस केवल साथ में चिपकाते जाओ। अभी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ये गायब, वन ऑफ द डेल्टा एक्स कॉमन दिख रहा है, ये डेल्टा एक्स, ये गायब, तो यहां पर बचा क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2x प्लस डेल्टा एक्स। बेसिक एक फंडामेंटल चीज होती है मैथ्स में, अगर एक बड़े नंबर को एक बहुत छोटू नंबर से ऐड करोगे तो कैन वी निगलेक्ट छोटू नंबर। मैं बोल रहा हूँ 100 को तुम ऐड करो 0.00001 से, कैन ऐसे उसको अप्रॉक्सीमेटली 100 लिख सकते हैं। अगर मैं 2x को
छोटू डेल्टा एक्स से ऐड कर रहा हूँ, वो डेल्टा एक्स से 0 का अप्रोच कर रहा है, तो क्या हम उसको केवल 2x लिख सकते हैं? तो बेसिकली इतनी पूरी कहानी में हमें क्या पता लगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, तो जो उसका डिफरेंशिएशन है, जो फंक्शन था, जो उसका डेरिवेटिव आया dy बाई डी एक्स, वो आता है 2x। अब तकलीफ एक बहुत बड़ी आ गई भाई कि क्या हमारे पास इतने सारे फंक्शन है, क्या जीवन भर ये करते रहेंगे? तो न्यूटन ने बोला नहीं। तो न्यूटन ने इस पूरे प्रोसेस के कुछ फॉर्मूले बताए हैं जो इवेंचुअली हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। सारी कहानी में हम ये सब कभी नहीं करेंगे, कभी मतलब कभी नहीं करेंगे। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए गए हैं और वो रूल्स बहुत आसान है कंपेयर टू दीज थिंग्स। ये बस केवल इसलिए बताया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, वो थीटा कहाँ से आ रहा है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्राफिकल मतलब क्या है और उसको यूज कैसे करना है। अभी अब जो मुश्किल पार्ट था वो सब खत्म हो गया है। अब पार्ट बचा है आसान, क्योंकि वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे तुमने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के रूल्स पढ़े थे, वो रूल्स आसान है और वो रूल्स पढ़ने वाले हैं हम इसके। बट ये समझना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। इट इज़ किसी रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, उसका जो थीटा है, वो थीटा का जो टैन है, वो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। करने का तरीका ये था आइडियली। क्या तुम इसको हर तरीके से, तुम इसको, मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेशन अगर करना होता तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स का क्यूब लिखता, माइनस एक्स क्यूब लिखता, डेल्टा एक्स लिखता, ए प्लस बी के होल क्यूब से उसको खोलता, तो उससे ए क्यूब वाला टर्म कैंसिल होता, नीचे एक डेल्टा एक्स कैंसिल होता, फिर लास्ट में डेल्टा एक्स को 0 डालता, तो वहाँ पे वो नंबर आता है 3x स्क्वायर। मतलब यार ये हर बार तो जान निकल जाएगी कि अगर x क्यूब तक तो हमें याद कराया गया है, अभी x की पावर 4 हो सकता है, x की पावर 5 हो सकता है, x की पावर 1000 हो सकता है, तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, हमें तो बताया ही नहीं गया है। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। थोड़ी थोड़ी सी कहानी समझ में आई अभी है, अजीब सी, आंसर इज यस, क्योंकि पहली बार है। तो अभी यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग। लिखो अब। ओ भाई साहब निकल लिए, अरे करना पड़ेगा अभी यार, ये है, दिस इज हाउ इट इज। तो नॉर्मली ना, प्राइमरली ना, बुक्स में भी देखोगे या कहीं लेक्चर भी देखोगे ना, तो क्या करते हैं लोग, ये स्किप कर देते हैं क्योंकि दिस इज अ बोरिंग पार्ट भी बोलो या थोड़ा सा अजीब सा पार्ट है। सीधे लोग रूल्स पे आ जाते हैं, बट वो रूल्स में प्रॉब्लम है कि ये समझ में नहीं आता है कि यार ये है क्या चीज़। जूम इन करूँ ना, ओके। तो पहले तुम ये लिखो, कहाँ से स्टार्ट करोगे मैं बताऊँ? हाँ, वो वाली चीज़ बिल्कुल बाद में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन दीज पूरा कहानी, ये हटा रहा हूँ, सॉरी। इसके बाद वाला पार्ट एक्चुअली आसान है यार। अबे हाथ दे रहा हूँ, पे मत कर। हाँ बोल बोल। लिमिट में हम लोग को डेल्टा एक्स को 0 अज्यूम करना है। नहीं, सो लिमिट का मतलब क्या होता है? सो लिमिट इज बेसिकली इट इज, अच्छा ओके, तो ये जो होता है ना, लिमिट कहाँ लिखा है? ये इट इज टेंडिंग टू 0। मैंने डेल्टा एक्स को 0 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये ए बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब सो हम इसको, वही ना, थोड़ा सा अजीब सा है। मैथमेटिकली हम क्या बोल रहे हैं, बी और ए एक ही हो गए हैं। जब मैं बोल रहा हूँ ना बी ए आ रहा है, देखो पहले ये सीकेंट थी, बी यहाँ से यहाँ आया तो भी ये सीकेंट है, बी यहाँ से आया तो भी सीकेंट है, बट जब बी बिल्कुल एक ही तरफ आ रहा है तो कहना है से वो टेंजेंट बनती हुई दिख रही है। मतलब इसको जूम इन थोड़ा सा इमेजिन करना यार, या फिर मैं प्रॉपर इज्जत से शेप पे लाइन बनाऊँ, है ना, समझ रहे ना? मतलब सुंदर सुंदर लाइन बनाऊंगा तो बेटर दिखता है, बट इमेजिन भी कर सकते हो कि बी जब यहाँ आता जा रहा है, ये ग्राफ को जब 2 जगह कट कर रहा है उसको हम सीकेंट बोल रहे हैं। जब वो ग्राफ एग्जैक्टली बी यहाँ पे पहुंचा तो प्रैक्टिकली, क्योंकि दो पॉइंट को हमने अप्रॉक्सीमेटली बराबर करा, एग्जैक्ट बराबर करते तो इनफाइनाइट लाइन हो जाती, तो हमने बोला है वो टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। तो फिर वो टेंजेंट बनी तो वो कट कर रही है कहीं पे, तो वो जो एंगल है उसको, तो वहाँ पे लिमिट, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैथमेटिकल वे है ऑफ राइटिंग कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है। जो रूल्स हैं वो फेयरली सिंपल हैं, यहाँ पे भी मैंने केवल वो मैथमेटिकल वे बताया है। पक्का आएगा अभी थोड़ा सा, 1 मिनट यार प्लीज़ एवरीवन। ये जो हमने कहानी करी है,
ये कहानी थोड़ी सी समझ में आई है, हमने पहले डेल्टा एक्स को जीरो नहीं रखा है। तुम बोलोगे सर ये आप यहीं डेल्टा एक्स जीरो रख दो ना, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। जब हमने पूरे कैलकुलेशन काटा पीटी कर ली, तब डेल्टा एक्स को लिमिट को जीरो अप्रोच करा, तब ये हमारा 2x आ रहा है। तुम यहाँ पे डेल्टा एक्स से जीरो नहीं डाल रहे हो। अच्छा, तुम्हें मैथ्स में पता है 0/0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड है। क्या ये नंबर पता है? तुम ये 0/0 नॉट डिफाइंड है, पता है ना। यहां पर तुम बोलोगे सर यहीं पे ही डेल्टा एक्स जीरो डाल दो, तो यहां पर ये नीचे वाला प्रॉब्लम क्या है, ये जो नीचे है वो जो बहुत छोटा नंबर है, उसमें एक बहुत छोटा नंबर, ये एक्स स्क्वायर काटने के बाद बहुत छोटा नंबर ऊपर भी है। एक मिनट, तुम एक चीज ये देखो, ये एक्स स्क्वायर कट गया, अगर तुम यहां पर काटो नहीं तो ऊपर वाला नंबर देखो, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है प्लस 2x डेल्टा एक्स है, ये 0+0 लिखा है, अपॉन 0 लिखा है। तो प्रैक्टिकली अगर तुम डेल्टा एक्स को नहीं काटोगे तो 0/0 नॉट डिफाइंड है। डेल्टा एक्स काटने के बाद वो प्रॉपर्ली इज्जत से कुछ नंबर आ रहा है। समझ में आ रही कहानी की क्या है ना। तो उसको यहां पर नहीं डाल सकते हैं डेल्टा एक्स जीरो। जब सारा तुम काटा पीटी कर लोगे, जब फाइनल जगह पे आओगे तब डेल्टा एक्स जीरो डालेंगे। सच बताऊं तो ऐसे तो हम करेंगे ही नहीं, बट आइडिया बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे क्यों नहीं डाले का रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि वो 0/0 का फॉर्मेट है, एंड 0/0 वो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन ही है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अप्रोचिंग टू जीरो बोलते हैं, है ना। तो जो तुम ये साइन बोल रहे हो, इट इज यही है, सेम साइन है, बट हम इसको ऐसा बोलते नहीं है, हम ये बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ से b को एक ही तरफ ला रहे हैं। तो हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको तरफ ला रहे हैं, मतलब अप्रोचिंग टू जीरो वर्ड है बस। हाँ, वर्ड प्ले है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो 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 बोलो, सही है कहानी, पक्का। अब ले सकते हैं ब्रेक, ठीक है, पक्का। इसके बाद हम सीधे रूल्स पे आएंगे, है ना। तो यहाँ तक कहानी बस केवल ये थी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसके रूल्स पे आते हैं सीधे, ठीक है। ओके, चलो टेक द ब्रेक। यार यो लिमिट का मतलब होता है कि इट इज अप्रोचिंग टू जीरो।